हाँ जी, चलिए बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, नेक्स्ट अब हम शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है 8। ओके, ये है परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। देखो, सबसे पहली बात तो बेटा ये रिविजनरी क्लास है, ठीक है। मैं उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ जो जिन्होंने पहले नहीं करी कॉस्टिंग, तो उसके लिए उनके लिए बेटर नहीं होगा, ठीक है। ये क्योंकि रिविजनरी है तो हम इसको थोड़ी स्पीड से और शॉर्ट में समझा रहे हैं। ओके, तो ये सिर्फ एग्जाम के पहले रिवीजन के पर्पस के उद्देश्य से बनाई गई है। ओके, तो देखो सबसे पहले हमें ये समझना है इस चैप्टर में क्या क्या है, ठीक है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, इसमें मैं आपको देखो ईवीए का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा और बाकी जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है वो और केस स्टडीज। ओके, चलिए देखिए क्या कहते हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन में क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास। दो हैं, एक तो है परफॉर्मेंस मेजरमेंट, किसमें, नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर, यानी जो कंपनी यानी जो ऑर्गेनाइजेशन जो फर्म हम कहते हैं प्रॉफिट के लिए नहीं बनी है, उनकी परफॉर्मेंस में तो मेजर करनी है। ये तो डोनर या इन्वेस्टर क्यों पैसा लगाएगा, ठीक है। वैल्यू फॉर मनी और बैलेंस स्कोर कार्ड अडॉप्टेड, ठीक है, दो चीजें इसमें आएंगी, ठीक है। दूसरा परफॉर्मेंस रिपोर्ट में एक आती है बेंचमार्किंग, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में हमें समझना है कॉस्ट सेंटर क्या होता है, रेवेन्यू सेंटर क्या होता है, प्रॉफिट सेंटर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या होता है, ठीक है। अब परफॉर्मेंस मेजरमेंट में मेन आएगा डिविजनल परफॉर्मेंस, कैसे मेजर करेंगे। तो डिविजनल परफॉर्मेंस में हमारा पार्ट आता है एक फाइनेंशियल, एक नॉन फाइनेंशियल और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। फाइनेंशियल में क्या आ जाएगा, आरओआई, रेजिडुअल इनकम, ईवीए और शेयर होल्डर्स वैल्यू, एसवीए। नॉन और फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल को कंबाइन देखें तो बैलेंस स्कोर कार्ड आएगा, परफॉर्मेंस पिरामिड आएगा, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल और परफॉर्मेंस पिरामिड। सोशल एंड एनवायरमेंटल में आ जाएगा ट्रिपल बॉटम लाइन, कि भाई एक कंपनी कितना अपने सीएसआर को पूरा करती है, वो कितने अपने एथिकल और कितने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करती है, वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें ये समझना है कि इस टॉपिक में हम यहाँ से शुरू करते हैं पहले इकोनॉमिक वैल्यू एडिड यानी फाइनेंशियल मेजरमेंट। ओके, तो देखिए जरा फाइनेंशियल इकोनॉमिक वैल्यू एडिड में हम ये कहते हैं, देखिए इकोनॉमिक वैल्यू एडिड, ओके। हाँ जी, इकोनॉमिक वैल्यू एडिड में हमें क्या समझना है, क्या कहना चाहते हैं। ये बेसिकली सब समझो, ये एक तरह से रीनेम्ड है किसका, रेजिडुअल इनकम का, ठीक है। 1990 में ये डेवलप हुआ था, ठीक है। इसका मतलब ये है कि रेजुलर इनकम जो थी हमारी वो किस पर बेस्ड थी, ट्रेडिशनल बैलेंस शीट पर, और ट्रेडिशनल बैलेंस शीट में सारी हिस्टोरिकल कॉस्ट आती हैं और जो कि ट्रू वैल्यू यानी करंट मार्केट वैल्यू से बहुत दूर होती है। तो इसलिए हमने रेजुलर इनकम वाले कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया, ठीक है, और उसका नाम दिया इकोनॉमिक वैल्यू एडिड। ये क्या है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, परफॉर्मेंस मीजर है किसका, एक कंपनी की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने का तरीका है, डिवीजन को भी कह सकते हैं। यानी हम ये कहना चाहते हैं कैसे परफॉर्मेंस इंडिकेट करोगे कि भाई आप उम्मीद कितना कर रहे हो। किसी भी कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो उम्मीद करते हैं कि मुझे इतना पैसा मिले, अगर मैं उनकी उम्मीद से ज्यादा कमा के दूंगा तो इसका मतलब मैं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं, तो वो ईवीए इंडिकेटर होगा। तो ईवीए का मतलब होगा कि हम उनकी उम्मीद से कितना ज्यादा उनको कमा कर दे रहे हैं, यानी सरप्लस कितना कमा के दे रहे हैं उनकी उम्मीदों से, राइट भी, एक्सेस ओवर एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। यानी अगर ईवीए पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी, शेयर होल्डर्स की प्राइस बढ़ेगी, शेयर की प्राइस बढ़ेगी। और अगर ईवीए नेगेटिव होगा तो फिर हम रेमेडियल एक्शन लेंगे ताकि ईवीए पॉजिटिव आए, प्रॉफिट बढ़ाओ, कैपिटल एम्प्लॉयड को थोड़ा कम करो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम करो, ठीक है। तो ये हमारे मेजरमेंट होंगे। अब हम कहते हैं ईवीए होता क्या है, राइट भी। ईवीए का मतलब हम कहते हैं सरप्लस, एक्सेस अर्न बाय द कंपनी। जैसे मान लो एक कंपनी है, अब उसमें जो भी कैपिटल लगी है, ध्यान से समझना जरा बात को, बिल्कुल सिंपल है, जितनी भी कैपिटल हमारे पास लगी हुई है, ठीक है, उस कैपिटल को अगर हम उस कैपिटल को अगर हम ये कहें कि सर कैपिटल में दो पार्ट आते हैं, जो हमने डिबेंचर्स से पैसा लिया है और जो शेयर होल्डर से पैसा लिया है ना। तो ये अगर हम कहीं और लगाते तो वहां से कितना प्रॉफिट कमाते, उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। और बिजनेस में अगर हम लगाते तो कितना प्रॉफिट कमाते हैं बिजनेस में, अगर हम बिजनेस में लगाते तो बिजनेस में कितना प्रॉफिट कमाते, राइट, यानी रेवेन्यू माइनस
एक्सपेंडिचर। ओके, तो ये बिजनेस का प्रॉफिट उनकी उम्मीद से कितना ज्यादा है, राइट, इस एक्सेस को हम क्या कहेंगे, इस एक्सेस पार्ट को हम कहेंगे बेसिकली ईवीए। एक तो ये बात आई, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। क्लियर पार्ट में। अब यहाँ दो बातें आती हैं कि सर जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है बेसिकली वो क्या होता है, भाई हमने अगर जो डिबेंचर से पैसा लिया है उस पर तो मुझे इंटरेस्ट देना है, उस पर मुझे इंटरेस्ट देना है, और इंटरेस्ट की वजह से टैक्स सेव हो जाएगा, तो नेट ऑफ टैक्स ले लेते हैं हम, राइट। और जो शेयर होल्डर से पैसा लिया है वो कहते हैं कि अगर हम पैसा कहीं और लगाते तो हमें कम से कम इतना पैसा तो मिलता, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन शेयर होल्डर्स अमाउंट, शेयर होल्डर्स वैल्यू, ठीक है। तो ये वाला हमारा कहलाता है कम से कम मुझे इतना तो कमाना ही है, यानी ये अमाउंट जो ब्याज देने के लिए कमाना है, और शेयर होल्डर्स का पैसा कहीं और लगाते तो कम से कम इतना तो ब्याज ब्याज आ ही जाता, ठीक है। तो ये हमें इतना कमाना है कम से कम। अगर मैं उस पैसे को बिजनेस में लगाकर इतना भी नहीं कमा पा रहा तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना। तो इसका मतलब अगर मैं इससे ज्यादा कमा रहा हूं तो वो पार्ट कहलाएगा मेरा सरप्लस यानी ईवीए। तो शेयर होल्डर्स कहेंगे हाँ भाई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, राइट भाई। तो हम ये कहते हैं, अब ये वाला पार्ट क्या कहलाता है हमारा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि टैक्स देने के बाद होगा, ठीक है। और ये कहलाएगा हमारा क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड दो हैं, एक शेयर होल्डर्स का पैसा है, एक डिवेंचर का, राइट। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अगर केवल शेयर होल्डर्स का पैसा होता तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आती, ओके। अब क्योंकि डिवेंचर का पैसा भी है तो दोनों को ऑन एन एवरेज उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओके। तो ये जितना ज्यादा कमाते हैं इसको बोलते हैं हम ईवीए। ये बात क्लियर हो गया। अब क्योंकि हमें क्या दिखाना है, करंट फाइनेंशियल पोजीशन दिखानी है, यानी ट्रू मार्केट वैल्यू पर दिखाना है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहना चाहते हैं इट रिफ्लेक्ट ट्रू मार्केट वैल्यू। ये क्या रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ट्रू मार्केट वैल्यू, ये ट्रू मार्केट वैल्यू को रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ये दोनों चीजें। बैलेंस शीट से अगर लोगे तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर आएगा, बैलेंस शीट से अगर हम डाटा लेंगे तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर आएगा, जबकि हमें चाहिए ट्रू मार्केट वैल्यू। तो इसमें हम एडजस्टमेंट कर देते हैं, राइट। तो इसको हम नाम चेंज कर देते हैं, इसको नाम देते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट, इसको हम नाम दे देते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट, इसको हम नाम दे देते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट, ओके। और इसको नाम दे देते हैं हम इकोनॉमिक कैपिटल एम्प्लॉयड, इकोनॉमिक कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्यों भाई, क्यों, क्योंकि हम ये कहते हैं केवल अगर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम बैलेंस शीट से लेंगे तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर आ जाएगा, और हमें चाहिए करंट फाइनेंशियल पोजीशन, करंट मार्केट वैल्यू, ठीक है। मतलब जैसे बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट में बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पर होंगी। मतलब बिल्डिंग हमने मान लो 5 साल पहले 10 साल पहले खरीदी थी 10 लाख रुपए की, तो आज उसकी वैल्यू कितनी है बाजार में, आज हो सकता है वैल्यू बढ़ गई हो सर, 15 लाख हो गई हो, 20 लाख हो गई हो, तो आज की वैल्यू के हिसाब से बताएंगे ना आज कितना कमा रहे हैं हम, ठीक है। तो इसका मतलब होगा इकोनॉमिक प्रॉफिट लाने के लिए मुझे इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि इकोनॉमिक प्रॉफिट मेरा क्या होगा, इकोनॉमिक प्रॉफिट हमारा क्या होगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बैलेंस शीट के हिसाब से प्लस माइनस एडजस्टमेंट, प्लस माइनस एडजस्टमेंट। क्यों भाई, ताकि बैलेंस शीट की हिस्टोरिकल वैल्यू को ट्रू मार्केट वैल्यू तक मैं ला सकूं, राइट भाई। और ये होता है कैश बेसिस पर, हो सकता है बैलेंस शीट में एक्रूअल बेसिस पर चल रहा हो, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि कैश बेसिस पर मतलब कितना मैंने कमाया एक्चुअल में, नकद, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट का मतलब क्या कहना चाहते हैं हम, एडजस्टमेंट क्यों करते हैं हम, एडजस्टमेंट क्यों करते हैं, ड्यू टू, हाँ जी, फर्स्ट ड्यू टू अराइव ट्रू मार्केट वैल्यू, ताकि ट्रू मार्केट वैल्यू पर आ सके, करंट मार्केट पोजीशन पर, राइट भाई। और कैश बेसिस पर आ सके, हमारा पर्पस होता है कैश बेसिस पर लाना, राइट भाई। सेम इकोनॉमिक इकोनॉमिक कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके।
ये किसके बराबर होगी हमारे पास, ये होगा इकोनॉमिक, ये होगा हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड, ये होगा हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड एज पर बैलेंस शीट प्लस माइनस एडजस्टमेंट, प्लस माइनस एडजस्टमेंट, ये होगा एज पर बैलेंस शीट। ओके, हाँ जी, एडजस्टमेंट क्या बोला, जैसे बिल्डिंग है तो उसके आज मार्केट वैल्यू कितनी है वो देखेंगे हम, ठीक है, राइट, इतना हो गया क्लियर। अब एडजस्टमेंट पर आते हैं हम, और एक बार ध्यान रखना, सबसे पहले जब हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले ईयर को समझ ले हम, ईयर हमारे पास क्या क्या होते हैं, बेसिक पॉइंट आप समझते चले जाओ, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले ये समझेंगे हम फर्स्ट पॉइंट एडजस्टमेंट से पहले, क्या कि हमारे पास ऐसे होता है सिचुएशन, ये होता है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, फिर आता है करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, और ये होता है करंट कंटिन्यूइंग ईयर। मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, जैसे मान लो हम कहते हैं 1 अप्रैल 2000, 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 2020, ठीक है, ये करंट फाइनेंशियल ईयर का, जिसकी बैलेंस शीट तैयार हो गई, इसकी बैलेंस शीट आपके पास प्रिपेयर्ड है, ओके, तो इसकी ईवीए निकालनी है हमें, इस ईयर की हमें ईवीए कैलकुलेट करनी होती है। सर इसकी नहीं, क्योंकि ये तो हमारा करंट ईयर है, इसमें तो मैं काम कर रहा हूं, इसमें तो मैं गुड्स बनाकर बेच रहा हूं, इसमें तो बिजनेस आर डूइंग, बिजनेस इज रनिंग, रन काम कर रहे हैं, ठीक है, इसमें तो मैं आज खड़ा हूं, टुडे, आज की डेट में बात कर रहा हूं, तो आज अगर मैं ईवीए निकालूंगा तो जस्ट पिछले फाइनेंशियल के हिसाब से निकालूंगा ना, तो उसको बोलते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि करंट फाइनेंशियल इसको बोल रहे, नहीं, यहाँ पर तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, गुड्स बनाकर बेच रहा हूँ बाजार में, तो देखूंगा ना जो बैलेंस शीट बन गई उसका ईवीए निकाल के दिखाऊंगा ना शेयर होल्डर्स को, ठीक है, तो वो कहलाएगा करंट फाइनेंशियल ईयर, और उसके पहले वाला कहलाएगा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ये बात क्लियर हो गई, तो इसका मुझे कुछ नहीं करना होता, नथिंग टू डू, इसके लिए मुझे कुछ नहीं, क्योंकि तो आज का फाइनेंशियल ईयर है, इसमें तो मुझे कैलकुलेशन करनी है, दिस इज द ईयर इन विच वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द ईवीए ऑफ दिस ईयर, क्लियर पार्ट। अब दूसरी बात, कैपिटल एम्प्लॉयड, पॉइंट नंबर 2, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड, हम इस ईयर की कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, या मतलब इस ईयर का ईवीए निकालते हैं, तो मुझे इस ईयर का कैपिटल एम्प्लॉयड शुरू में चाहिए, क्योंकि जो कैपिटल एम्प्लॉयड शुरू में होगा वही तो साल भर आपको कितना रिटर्न देगा, वही तो मैं कहीं और लगाऊंगा तो मुझे साल भर ब्याज देगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कब चाहिए, यहां पर चाहिए होता है, ठीक है, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कब चाहिए, ऑलवेज at the beginning, at the beginning of current financial year, okay, बट कभी कभी हमारे पास मतलब यहाँ की एडजस्टमेंट नहीं होती है, डिटेल ही नहीं होती है, भाई यहाँ की डिटेल होंगे तभी तो मैं यहाँ पर अराइव कर पाऊंगा एडजस्टमेंट करके, तो कई बार हमारे पास यहाँ की डिटेल नहीं होती है क्वेश्चन में, तो मैं ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को नहीं निकाल पाता, मेरे पास सिर्फ इस साल की इंफॉर्मेशन होती है, तो फिर इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन होने की वजह से मैं कैपिटल एम्प्लॉयड फिर एट द एंड निकालता हूं। तो क्या पॉइंट आया, हाँ जी, कि if sufficient information, if sufficient information are provided, अगर sufficient information आपको दी हुई है, राइट, of previous financial year in respect of capital employed, right, then always calculate capital employed at the beginning, okay, बट अगर मेरे पास sufficient information नहीं है, if no sufficient information, no sufficient information are provided of previous financial year in respect of capital employed, right, then we should calculate capital employed at the end for current financial year,
फॉर द पर्पज ऑफ ईवीए। बोलो क्लियर बात भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब एडजस्टमेंट पर आते हैं। अच्छा तीसरी बात, पॉइंट नंबर 3, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट, आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा, आपको जो इनकम स्टेटमेंट दी होगी, आपके पास जो इनकम स्टेटमेंट होगी, ठीक है, वो हमेशा होगी एज पर कंपनीज एक्ट। ये थोड़ा ध्यान रखना, बेसिक चीजें हैं, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम इनकम स्टेटमेंट दो तरीकों से बनाते हैं, एक एज पर कंपनीज एक्ट और एक एज पर इनकम टैक्स एक्ट। सर क्या फर्क है भाई? इनकम टैक्स एक्ट में वो खर्चे लेते हैं जो एज पर इनकम टैक्स एक्ट रूल के हिसाब से अलाउड होते हैं, समझ गए? तो जो टैक्स के लिए अलाउेबल खर्चा होता है हम वो लेते हैं, है ना, और इनकम टैक्स में वो लेते हैं जो अलाउेबल होता है, और कंपनीज एक्ट में सारे खर्चे लेते हैं हम, तो दोनों में फर्क होता है, यानी टैक्स पे करते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट, राइट भाई? तो हमारे पास जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट दिया होता है वो होता है एज पर, वो दिया होता है एज पर कंपनीज एक्ट, ठीक है, जो हमारे पास गिवन होता है फॉर द पर्पज ऑफ ईवीए। बोलो क्लियर पार्ट भाई? और ईवीए में हमेशा कैश बेसिस को फॉलो करते हैं। ईवीए में हमेशा क्या फॉलो करते हैं हम? कैश बेसिस को। वी शुड फॉलो, वी शुड फॉलो कैश बेसिस, ठीक है, इंस्टेड ऑफ एक्रूवल बेसिस। क्योंकि हमें देख ये बताना होता है कितना पैसा मैंने कमाया, सरप्लस। ओके, तो ये चारों पॉइंट ध्यान रखना, राइट भाई? चलिए अब आते हैं हम किस पर? एडजस्टमेंट पर। अब आते हैं हम एडजस्टमेंट पर। ओके, चलिए सबसे पहले करते हैं एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट। सबसे पहले करते हैं हम एडजस्टमेंट नंबर 1। ओके, राइट, ये हम करते हैं इंटरेस्ट की। ये हम किसकी करते हैं? इंटरेस्ट की। ओके, राइट। हाँ जी, देखिए क्या कहना चाहता है इंटरेस्ट के लिए। जो प्रॉफिट आपके पास, हमारा ईवीए का कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो समझ ले एक बार दोबारा। ईवीए किसे कहते हैं हम? इकोनॉमिक प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट माइनस इकोनॉमिक कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, ठीक है। अब देखिए इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एडजस्टमेंट की बात करें, ठीक है। इंटरेस्ट ध्यान रखना, सपोज आपके पास ये कहता है, ये पॉइंट मतलब केस नंबर 1 कहते हैं इंटरेस्ट में, सिचुएशन 1 क्या कहते हैं। सपोज आपको ये कहता है कि आपके पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है सपोज 100 रुपए का। ओके, राइट। अब इसमें कहता है मैंने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, क्योंकि कंपनीज एक्ट के हिसाब से हो गया, इंटरेस्ट मैंने माइनस कर दिया सपोज 10 रुपए का। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होता है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। तो ये आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 90 रुपए आ गए, ठीक है। अब इस पर मैंने टैक्स पे करा, सपोज अभी हम कह रहे हैं दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, इसमें मैंने टैक्स पे करा 30% से। ओके, तो ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना आ गया 63। ये आपको गिवन है, ये आपके पास गिवन है। ओके, अब मुझे क्या एडजस्टमेंट करनी होगी? हमारे पास जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा, हमारे पास जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, कितना है ये? 63 रुपए। मुझे क्या करना है बेसिकली ईवीए के लिए, इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए, इंटरेस्ट को इग्नोर करना है, मुझे ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट क्यों क्यों इग्नोर करना है? क्योंकि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन तो यहां पर आ जाएगी, दोनों में तो नहीं आ सकती ना, ठीक है। तो इंटरेस्ट यहां से इग्नोर करना है। तो इंटरेस्ट बेसिक पर्पस क्या है हमारा? इंटरेस्ट शुड बी इग्नोर्ड इन इकोनॉमिक प्रॉफिट, राइट, क्योंकि दोबारा 2 बार काउंट ना हो, टू अवॉइड डबल काउंटेशन, टू अवॉइड डबलिंग, टू अवॉइड डबलिंग। अब वो कैसे, हाउ, कैसे करें हम? ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम ऐसे दिखा देंगे भाई, नेट ऑपरेटिंग
प्रॉफिट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है हमारा 100 रुपए। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 रुपए है, इस पर कितना टैक्स जाएगा एक्चुअली में वो देख लेते हैं, कितना 30 रुपए। इंटरेस्ट पूरी तरह हटा दोगे, इंटरेस्ट है ही नहीं राइट भाई, तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी 70 रुपए, ये आएगा। इसमें और एडजस्टमेंट करोगे आप, क्लियर पार्ट भाई। हम यहां ऐसे भी दिखा सकते हैं और हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, क्या ध्यान से सुनना जरा, कि हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं कि भाई हमारे पास प्रॉफिट कितना है आफ्टर टैक्स 63 का है, हम ऐसे भी दिखा सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरे पास क्या है 63, ध्यान से सुनना ओके। अब इसमें हमें इंटरेस्ट इग्नोर करना है तो इंटरेस्ट जोड़ दो, इंटरेस्ट आप ऐड कर दो क्योंकि इग्नोर करना है, माइनस हुआ है क्योंकि मुझे यहां लेना है इंटरेस्ट तो ओके, ध्यान से सुनना। तो ये आ गया ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आ गया, ये प्रॉफिट आ गया बिफोर इंटरेस्ट, बट इंटरेस्ट की वजह से मेरा टैक्स क्या हुआ, इंटरेस्ट की वजह से मेरा टैक्स बर्डन भी गया कम, है ना। अगर इंटरेस्ट 10 रुपए का इंटरेस्ट ना होता तो टैक्स 30 रुपए जाता, क्या कह रहे हैं, अगर ध्यान से सुनो इंटरेस्ट ना होता तो मेरा टैक्स यहां पर 30 रुपए जाता ना, और अब कितना जा रहा है 27 रुपए। अगर इंटरेस्ट ना होता तो मेरा टैक्स 30 रुपए जाता ना एक्चुअल में तो, ठीक है, पर अब कितना जा रहा है 27, इसका मतलब मैंने अभी इंटरेस्ट कम पे करा है, तो इसका मतलब जो इंटरेस्ट कम पे करा है वो और माइनस कर दो, टैक्स बर्डन कितना 3 रुपए, हाँ जी, कितना आ गया नेट ऑफ टैक्स यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट कितना आ गया 70, सेम आ गया। दोबारा बताऊं 3 रुपए का मतलब हम कह रहे हैं अगर मेरा इंटरेस्ट फैक्टर ना होता तो कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता, तो डायरेक्ट इग्नोर कर दो, या ऐसे भी दिखा सकते हैं प्रेजेंटेशन कि भाई अगर इंटरेस्ट ना होता तो ये हट गया, ठीक है, और इंटरेस्ट की वजह से क्या हो रहा है, आप टैक्स 27 रुपए दे रहे हो, है ना, क्योंकि 63 लिया ना, 63 में आपने इंटरेस्ट 27 रुपए माइनस करा है टैक्स, सॉरी, ठीक है, पर इंटरेस्ट ना होता तो टैक्स 30 जाता ना, तो आपने 63 में टैक्स कम माइनस करा है जबकि टैक्स ज्यादा गया है, तो जितना और गया है वो भी तो माइनस करो एक्चुअल में क्योंकि कैश बेसिस पर लाना है, बात समझ में आ गई, तो इसलिए मैंने और माइनस कर दिया, क्लियर। या फिर इसको ऐसे दिखा दो नेट कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 63 प्लस इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स कितना 7 रुपए, बोलो बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात कि सर मैं इंटरेस्ट को क्यों यहां से इग्नोर कर रहा हूं, तो देखो इंटरेस्ट को मैं इग्नोर क्यों कर रहा हूं, डबलिंग की वजह से। हम क्या कहना चाहते हैं बेसिकली, ध्यान से सुनना जरा, हम ये कहते हैं सपोज मेरी कैपिटल है, मैं रीजन में समझा रहा हूं क्यों, मान लो मेरी कैपिटल है सपोज 100 रुपए की, है ना, इसमें डिवेंचर से पैसा लिया है 50 रुपए, शेयर होल्डर से पैसा लिया मैंने 50 रुपए, ठीक है, अब मुझे इस 50 रुपए पर ब्याज देना है, ध्यान से सुनना, और 50 रुपए कहीं और लगाता तो कितना फायदा होता, 50 रुपए पर मुझे इंटरेस्ट देना है, सपोज मुझे इंटरेस्ट देना है 12 रुपए का, सपोज मुझे इंटरेस्ट देना है 12 रुपए का फिक्स्ड है, अब इंटरेस्ट की वजह से मेरा टैक्स कम जाएगा, है ना, तो 12 रुपए नहीं गए ना, ध्यान से सुनो, 50 रुपए पर इंटरेस्ट गया 12 रुपए बनता है, पर इंटरेस्ट की वजह से जो पीएल में चला जाएगा इंटरेस्ट, तो मेरा उस वजह से टैक्स कम जाएगा, तो टैक्स सेविंग होगी 2 रुपए की, तो मेरा नेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी जेब से तो 10 रुपए गया ना, क्लियर पार्ट भाई, इसलिए हम क्या कहते हैं इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, ओके, और प्लस 50 रुपए पर मुझे कम से कम 10 रुपए कमाने हैं, तो इसका मतलब मुझे 20 रुपए कम से कम कमाने हैं, ये नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, ठीक बात है। अब ये अगर मैं बिजनेस में लगाऊंगा, या अगर मैं बिजनेस में लगाऊंगा तो कितना कमाऊंगा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है, मान लो मैं कहता हूं रेवेन्यू मेरे पास आती है 80 रुपए की रेवेन्यू आती है, ठीक है, और मैं कमा रहा हूं मान लो 70 रुपए, मान लो मैं 70 रुपए खर्चे मेरे 70 रुपए हैं, अब मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, ये है मेरे पास, इसको मैं बढ़ा देता हूँ 95, ठीक है, अब अगर मैंने ये करा सर इसमें जो खर्चे हैं उसमें भी इंटरेस्ट ले लिया, मान लो 10 रुपए, मान लो इंटरेस्ट ले लिया, तो फिर मैं क्या कह रहा हूं बेसिकली, चलो इसको एक मिनट, कितना आ गया मेरे पास 80 यानी 15 रुपए आ गया, तो इसका मतलब अब मैं गलत कर रहा हूं क्योंकि मैंने
इंटरेस्ट यहां भी माइनस कर दिया और यहां भी ले लिया। भाई आप ये कह रहे हो 70 रुपए के खर्चे हैं आपके और 10 रुपए ब्याज देना है, तो आप 95 रुपए की रेवेन्यू, यानी आप कितना कमा रहे हो, 15 रुपए कमा रहे हो, तो आपको तो फिर नेगेटिव आ गई ना, तो गलत हो रहा है। जबकि आप ये कहोगे कि आपके खर्चे तो केवल 70 ही हैं, इंटरेस्ट तो आप दे ही रहे हो ना, तो इसका मतलब आप एक्चुअल में कितना कमा रहे हो, 25 कमा रहे हो बिजनेस से, जो कि 20 रुपए से 5 रुपए ज्यादा है। बात समझ में आ गई? इसलिए इंटरेस्ट यहां नहीं लेना मुझे, अगर यहां लूंगा तो फिर मैं ये कैसे कह पाऊंगा कि बिजनेस में ज्यादा कमा रहा हूं, फिर तो मैं ये कह ही नहीं पाऊंगा ना, तो मुझे इंटरेस्ट यहां से हटाना पड़ेगा। ये भी आप कहोगे 70 रुपए का खर्चा, 95 रुपए की रिवेन्यू, यानी मैं 25 रुपीज एक्सेस कमा रहा हूँ, 25 रुपीज कमा रहा हूँ बिजनेस में, और मुझे 10 रुपए का ब्याज देना नेट, और 10 रुपए शेयर होल्डर्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी 20 रुपए कम से कम कमाने हैं। अदरवाइज मैं कितना कमा रहा हूँ, 25, तो 5 रुपए मेरी ईवी हो गई। क्लियर बात भाई? ऐसा तो अगर मैं इंटरेस्ट यहां भी ले लूंगा तो मैं क्या कहूंगा, फिर मैं 70 और प्लस 10 80 और ये 95, यानी मैं 15 रुपए कमा रहा हूँ ब्याज देने के बाद, और ब्याज यहां भी देना है, तो फिर गलत हो जाएगा ना। क्लियर पार्ट पे? तो इसलिए हमें इंटरेस्ट माइनस करना होता है। क्लियर हो गया पार्ट? मतलब इंटरेस्ट इग्नोर करना होता है सर, इंटरेस्ट शुड बी इग्नोर्ड। हो गया क्लियर? चलिए अब आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 पर। हाँ जी देखो, R&D के लिए, ठीक है, ये आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट है, ठीक है। अब एक काम करो, इसको पॉज कर लेना आप लोग, ओके, और ये एडजस्टमेंट चाहो तो नोट कर लेना, इतने आपका ऑप्शन है, ठीक है, फिर आप स्टार्ट करना, मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ। R&D का खर्चा हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, जिसका बेनिफिट आगे आने वाले सालों में मिलता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये रिवेन्यू नेचर का खर्चा नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर है? ये कहता है 5 लाख रुपए का खर्चा मैंने करा है करंट फाइनेंशियल ईयर में, ओके, 4 लाख रुपए का खर्चा करा था प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, और सारा अमाउंट प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में ले लिया था, पर उसका लाभ मुझे कब मिलेगा, आगे आने वाले सालों में, जो मुझे पता नहीं, नॉट नोन, इसका पता नहीं है, राइट भाई? तो अब कह रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं एट द बिगनिंग, यानी डिटेल आपको दे रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड कह रहा है वो करना है एट द बिगनिंग, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर, और आज, ये तो करंट ईयर हो गया जिसमें हम काम कर रहे हैं। इस साल की बैलेंस शीट पर इस साल की बैलेंस शीट पर मुझे क्या करना है, ईवीए निकालना है, राइट भाई? अब वो कहता है इस साल मैंने कितना खर्च करा है, 5 लाख रुपए, इस साल खर्च करा है 4 लाख रुपए, और मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए एट द बिगिनिंग, ओके। अब ध्यान से सुनो, इस साल का 5 लाख रुपए मैंने खर्च किया है, ओके, तो इसका मतलब इस साल मैंने क्या करा होगा, पीएल की डेबिट में डाल दिया होगा, यानी हमने एंट्री क्या बनाई होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डेबिट टू बैंक, ओके, कितना, 5 लाख रुपए इस साल, और ये हमने पीएल के डेबिट में डाल दिया, ओके। तो मेरा इस साल का पीएल कम हो गया होगा, इस साल का प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो इस साल की जो कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारी, वो 5 लाख रुपए से कम आई होगी भाई, ये हमारा बैलेंस शीट में गया होगा ना बेसिकली, यानी यहाँ हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख रुपए से कम जा रही है, क्योंकि फायदा पता नहीं कम मिलेगा, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा ना, या तो इस साल का फायदा इस साल मिल जाता तो बात खत्म होती। तो ये 5 लाख रुपए मैं खर्च कर रहा हूँ, जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर में कभी बेनिफिट मिलेगा, तो मैंने तो सारा पीएल के डेबिट में डाल दिया, तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कम आ गया। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, एक बात, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड एट द बिगिनिंग होगी, जो बैलेंस शीट में आ रही है फिगर, यानी ये वाली जो फिगर होगी, इसमें 5 लाख रुपए मैं क्या करूंगा, बताओ, सोच के बताओ, नहीं नहीं नहीं, सॉरी 1 मिनट, 5 लाख रुपए करंट ईयर में खर्च करें, 4 लाख रुपए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, सॉरी, ये 4 लाख यहाँ है और 5 लाख यहाँ है, ओके, ये 4 लाख की अमाउंट है। क्लियर पार्ट? हाँ जी, तो इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा 4 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड कम गया होगा, तो मैं क्या करूंगा, हाँ जी बताओ, R&D का खर्चा 4 लाख रुपए मेरा कैपिटलाइज हो गया, ये ऐड कर दूंगा, तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। 4 लाख रुपए हमने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में खर्च किया था और पीएल में डाल दिया था, लाभ मिलेगा कब, आने वाले सालों में पता नहीं, तो मैचिंग कंसेप्ट करना है, तो अगर मुझे इस साल ही लाभ मिल जाता तो कहानी खत्म होती, बेनिफिट आता था, मतलब इस साल के पीएल में मैंने 4 लाख रुपए डाल दिए, तो प्रॉफिट कम हो गया, कम प्रॉफिट बैलेंस शीट में चला गया, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कम आ गई, क्योंकि यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड कम आ गई, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा ताकि ट्रू कैपिटल एम्प्लॉयड आए। क्लियर हो गया? ये की इन्वेस्टमेंट है हमारी, ये ना, बोलो बात समझ में आ गई? अब क्या कह रहे हैं हम,
ये हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड एट द बिगिनिंग आ गई, यानी टू बी कैपिटलाइज्ड। अब करंट फाइनेंशियल ईयर में मैंने 5 लाख रुपए डेबिट करे हैं, यानी इस साल के पीएल में हमने कितने डेबिट करे हैं? 5 लाख रुपए। बेनिफिट तो मिला नहीं इस साल, कब मिलेगा बेनिफिट? आगे आने वाले सालों में। तो इस साल का जब नोपैड होगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, ठीक है, इस साल का, करंट ईयर का, करंट फाइनेंशियल ईयर का। ओके, इसमें आप जोड़ दोगे R&D के खर्चे 5 लाख, एड बैक कर दोगे, क्योंकि बेनिफिट मिला नहीं और आपने पीएल अननेसेसरी डेबिट कर दिया, तो ये आ जाएगा इकोनॉमिक प्रॉफिट। चलो क्लियर हो के बात भी, ये एडजस्टमेंट होगी इसकी, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर इसी में। चलिए बेटा सेम, ये एक बार पढ़ लो, आप इसको पॉज कर देना, फिर जो मैं आके बोलूं तब उसको स्टार्ट करना, ठीक है? इतना आप नोट कर लेना इसको ना। चलिए क्या कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 10 लाख रुपए 6 साल पहले खर्च करे थे, 6 साल पहले खर्च करे थे और उसके पीएल में मैंने डाल दिया था, ठीक है? इक्वल बेनिफिट मिलेगा 5 सालों में, यानी हर साल 2 लाख का बेनिफिट मिलेगा, बट स्टार्ट कब से हो रहा है? प्रीवियस ईयर के शुरू में, ठीक है? तो देखो ध्यान से, अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम क्या कहना चाहते हैं, हमारे पास क्या है बेसिकली, हमारे पास हम ये कहते हैं, देखो ये है हमारे पास प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, ये है करंट फाइनेंशियल ईयर और ये है करंट ईयर, गोइंग ईयर, जिसमें हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। इस साल की बैलेंस शीट के बेस पर ईवीए निकालोगे, ठीक है, राइट? अब वो कहता है कि हमने 6 साल पहले 10 लाख रुपए खर्च करे थे, यानी इसके पहले मैंने 10 लाख रुपए खर्च करे थे, तो यहां पर अगर हमारी बैलेंस शीट होगी तो उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड में, यहां पर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, कितना कम जा रहा होगा? 10 लाख रुपए कम कम दिखा रहे हैं, क्यों? क्योंकि पीएल के डेबिट में मैंने 10 लाख रुपए डाल दिए। जब पीएल के डेबिट में 10 लाख रुपए डाल दिए तो प्रॉफिट कम गया, जब प्रॉफिट कम गया, जब प्रॉफिट आपका कम गया तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी कम जा रही है, क्लियर पार्ट भी। अब इस साल के पीएल में, इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने क्या करा? बेनिफिट लेना शुरू कर दिया, यानी 2 लाख रुपए, यहां बेनिफिट आ गया होगा 2 लाख रुपए क्रेडिट में, क्लियर पार्ट भी। तो अगर मैं यहां देखूं, अब यहां जो बैलेंस शीट होगी मेरे पास, यहां जो बैलेंस शीट होगी करंट फाइनेंशियल ईयर के शुरू में, उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड, ये प्रॉफिट 2 लाख रुपए बढ़ गया होगा, तो 10 लाख रुपए कम जा रहा था, 2 लाख रुपए बढ़ गया, तो इसका मतलब 8 लाख रुपए अभी भी मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कम जा रहा है, ठीक है? तो इकोनॉमिक करने के लिए क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड जो एट द बिगिनिंग होगी, जितना भी अमाउंट होगा उसमें 8 लाख रुपए कम जा रहे हैं तो ऐड कर दोगे, ओके, टू बी कैपिटलाइज्ड। समझ में आ गई बात? चलिए अब क्या कर रहे हैं, 2 लाख रुपए का बेनिफिट करंट ईयर में भी तो मिलेगा, करंट फाइनेंशियल ईयर की पीएल जब बनाऊंगा मैं, तो इसमें 2 लाख रुपए का बेनिफिट आ गया, खर्चे है नहीं, खर्चे है नहीं, तो इसका मतलब इस साल का प्रॉफिट मेरा अननेसेसरी बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है अननेसेसरी, खर्चे मैंने डेबिट करे नहीं, समझ गए? तो क्या करोगे, इस नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 2 लाख रुपए क्रेडिट है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 2 लाख रुपए अननेसेसरी क्रेडिट है जो पहले डेबिट हो चुका है, तो माइनस कर दो, ड्यू टू मैचिंग कंसेप्ट, ड्यू टू मैचिंग, मैच नहीं कर रहा ना आपका, ड्यू टू मैचिंग कंसेप्ट। बोले समझ में आ गई बात भाई? ठीक है, अब ये मत कहना कि टैक्स का इफेक्ट नहीं लेंगे, ध्यान तो सुनो, ये कंपनीज एक्ट का है, ठीक है? जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, उसमें R&D अलाउड नहीं हुआ होगा और उसका टैक्स अमाउंट टैक्स के हिसाब से निकला होगा, वो टैक्स अमाउंट यहां पर पे किया होगा हमने, वो टैक्स अमाउंट हमने यहीं पर पे किया होगा, क्योंकि भले ही कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाते हो पीएल, पर टैक्स का अमाउंट जो माइनस करते हो वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से होता है, तो उसमें R&D अलाउड नहीं होता, तो इसलिए टैक्स की कोई गड़बड़ी नहीं होगी, क्लियर हो गया बात बेटा? राइट, चलिए बेटा अब इसको एक बार नोट कर लेना, ठीक है, इतने पॉज कर देना, फिर जब इसको नोट करके समझ लो तब शुरू करना सुनना, ओके? क्या कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट 3 लाख रुपए इनकर्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल में खर्च करें, अच्छा जी, बेनिफिट रिसीव्ड हो रहा है कब कब? करंट ईयर में और 2 साल अगले लिखा है, यानी टोटल 3 साल, यानी हर साल 1 लाख का बेनिफिट, ठीक है भाई? तो क्या करेंगे हम, देखो ध्यान से समझना, इसको हम कहते हैं
ये सिचुएशन समझ लिया करो, ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर और करंट ईयर, गोइंग ईयर। ओके, ये गोइंग ईयर कहलाता है, इसके तो हम चर्चा ही नहीं करते। ठीक है, अब कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हमारा एट द बिगनिंग है, मैं दोनों बातें समझा देता हूँ, डिटेल्स आपको दे रखी हैं, तो क्या करेंगे, वो कहता है 3 लाख रुपए खर्च करे हैं मैंने, यहां खर्च करे हैं 3 लाख रुपए, तो इस बार के पीएल में हमने 3 लाख रुपए डेबिट करे, तो ऐसा समझाता हूं, 2 लाख रुपए डेबिट करे, 1 लाख रुपए डेबिट करे R&D के, सर इकट्ठे लिख दो ना, और एक ही बात है भाई, बेनिफिट मिला इस साल, बेनिफिट मिला R&D का कितना, वो क्रेडिट में होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इस साल इसका मतलब जो 1 लाख रुपए का बेनिफिट मिला वो खर्चा तो मेरा कट गया नहीं, यानी जो बेनिफिट नहीं मिला 2 लाख रुपए का, उससे मेरा प्रॉफिट कम हो गया। ठीक है, तो मैं करंट ईयर के नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या ऐड कर दूंगा, R&D, कि भैया इसका बेनिफिट आगे मिलेगा, टू बी कैपिटलाइज्ड। बोलो क्लियर है पार्ट में, यहां तक समझ में आ गई। अब कैपिटल एम्प्लॉयड एट द बिगिनिंग अगर है तो वो यहां पर है, लास्ट इसमें तो कुछ था ही नहीं, तो मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, नो एडजस्टमेंट। पर अगर मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड होता, नहीं यानी यहां कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होता, तो मैं क्या करता, सोच के बताओ जरा अपने आप। इतने हम क्या करते, मेरा इस साल की बैलेंस शीट में, यहां की बैलेंस शीट में 2 लाख, भाई 2 लाख रुपए प्रॉफिट कम गया है, तो आप R&D 2 लाख रुपए जोड़ देते, टू बी कैपिटलाइज्ड। बोलो हो गया क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए चलिए देखो बेटा क्या कहता है, हो गया। अब इसको भी एक बार देख लेना, फिर पॉज कर देना, फिर सुनना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2.5 लाख रुपए टू 3,50,000 एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। सबसे पहले प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमारा एक प्रूडेंस कांसेप्ट होता है कि शायद पैसा मारा जाए, तो EVA यानी करंट कैश में जो पैसा आ रहा है जा रहा है, भैया प्रोविजन छोड़ो तुम, मतलब EVA निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो पैसा बेचा, माल बेच के आया और जो खर्चा हुआ, बस यानी कैश बेसिस पर चाहिए, देयर इज नो नीड टू मेक द प्रोविजन फॉर द पर्पस ऑफ EVA। क्लियर पार्ट भाई, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब है क्या सिचुएशन, कैसे एडजस्ट करें हम इसको, ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ये करंट फाइनेंशियल ईयर और ये करंट ईयर गोइंग। ओके, अब वो कहता है 2.5 लाख से बढ़कर 3 लाख रुपए हो गया एट द बिगिनिंग ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख था शुरू में, और ये बढ़कर हो गया कितना, 3 लाख, यानी करंट में 1 लाख बढ़ा और अंत में हो गया 3.5 लाख। ये सिचुएशन है। तो इस साल के पीएल में मैंने 1 लाख रुपए डेबिट किया। ओके, तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो दिया है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, उसमें मैं ऐड कर दूंगा, मुझे आवश्यकता ही नहीं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए से पीएल डेबिट था, भैया इसकी आवश्यकता नहीं, आप जोड़ दो। अब कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कब चाहिए, अगर चाहिए एट द बिगिनिंग, अगर चाहिए एट द बिगिनिंग यानी यहां पर, राइट, तो इसका मतलब क्या करोगे, आप सोच के बताओ, अगर चाहिए एट द बिगिनिंग तो इसका मतलब 2.5 लाख रुपए चल रहा है, यानी 2.5 लाख रुपए से हमारा प्रॉफिट कम है। ओके, क्योंकि इस साल तो आपने EVA नहीं निकाली ना, आप तो EVA सिर्फ इस साल की निकाल रहे हो, तो 2.5 लाख रुपए से आपका प्रॉफिट कम है, तो आप क्या करोगे, ऐड कर दो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ओके, बोलो बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड है, इफ कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए एट द एंड यानी यहां पर चाहिए, तो बताओ क्या करोगे, सोच के बताओ। हाँ जी, अगर यहां पर चाहिए हमें तो 3.5 लाख रुपए ऐड कर दोगे। बोलो क्लियर पार्ट भी समझ में आ गया। चलिए फटाफट दूसरा, दूसरा पार्ट क्या कहते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इंक्रीज्ड टू 80,000 फ्रॉम 30,000 ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ये करंट फाइनेंशियल ईयर और ये करंट ईयर गोइंग। वो कहता है कि 80,000 तक बढ़ गया 30,000 से। ठीक है, तो 30,000 था शुरू में, 30,000 से बढ़कर कितना हो गया, 80,000, यानी करंट ईयर में कितना बढ़ाया मैंने, 50,000। ये तो हुआ, करंट ईयर में मैंने कितना बढ़ाया, 50,000, तो इसका मतलब इस साल का जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा आफ्टर टैक्स, उसमें मैं ऐड कर दूंगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कितना, 50,000। ओके, 50,000 से तो डेबिट हुआ इस बार का पीएल, वो जोड़ दो। आप कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए मान लो एट द बिगिनिंग, तो क्या करोगे आप इसमें, यानी 30,000 रुपए से आपका कम जा रहा है प्रॉफिट, ऐड कर दोगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और अगर चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड मान लो एट द एंड,
यहाँ पर चाहिए तो 80,000 रुपये आप जोड़ दोगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बोलो क्लियर बात बेटा। चलिए चलिए देखो, अब है इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन वर्सेस हिस्टोरिकल। इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन होता है जो आज की वैल्यू के हिसाब से हम चार्ज करते हैं, हिस्टोरिकल होता है जो बैलेंस शीट के हिसाब से चार्ज करते हैं। जैसे बिल्डिंग है, ये प्लांट है, 10 साल पहले हमने 10 लाख रुपए की खरीदी थी, तो उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते आ रहे हैं, वो हिस्टोरिकल। ठीक है, आज उसकी बाजार में कितनी वैल्यू है, उस पर कितना डेप्रिसिएशन, वो इकोनॉमिक। तो हमेशा ध्यान रखना, नोपैड के लिए हम क्या करेंगे, जो भी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है वो एड बैक कर दो, और इकोनॉमिक वाला जो डेप्रिसिएशन है करंट मार्केट वैल्यू पर जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर दो, क्योंकि मुझे ये कंसीडर करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर एट द बिगिनिंग है, लास्ट ईयर दोनों डेप्रिसिएशन से तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। ठीक है, और अगर इस बार की है तो हम सेम एडजस्टमेंट कैपिटल एम्प्लॉयड में कर देंगे, यानी एसेट्स को हमें किस पे दिखाना है, करंट मार्केट वैल्यू पर। क्लियर बात बेटा। चलिए अब अगला आता है डेफर्ड टैक्स। चलिए देखो नेक्स्ट है डेफर्ड टैक्स। ठीक है, ये किस वजह से आता है, टाइमिंग डिफरेंस की वजह से। तो ये दो रीजन की वजह से आता है, इनकम टैक्स एक्ट और कंपनीज एक्ट में जो टैक्स का डिफरेंस आता है, टाइमिंग डिफरेंस। दो रीजन, एक परमानेंट डिफरेंस और एक टेम्परेरी डिफरेंस। परमानेंट डिफरेंस कौन सा होता है, मतलब जो डिफरेंस परमानेंट नेचर का होता है। ठीक है, बट ये कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हमारे कंपनीज एक्ट में अलाउड होते हैं बट नेवर अलाउड इन इनकम टैक्स एक्ट। जैसे कुछ एक्सपेंडिचर है, अगर हम 10,000 रुपए से ऊपर पे करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट में वो अलाउड नहीं है, जबकि कंपनीज एक्ट में अलाउड है, तो हम इनको एडजस्ट नहीं करते, ये परमानेंट डिफरेंस। ठीक है, इसके लिए हम कोई नहीं करते हैं प्रोविजन। ओके, अब आता है टेम्परेरी डिफरेंस। टेम्परेरी डिफरेंस किस वजह से आता है, या तो हम दोनों में कंपनीज एक्ट में और इनकम टैक्स एक्ट में मेथड अलग अलग फॉलो करते हैं, मतलब एक में कैश बेसिस को फॉलो करते हैं, एक में एक्रूअल बेसिस को फॉलो करते हैं, जो आगे ओवर द पीरियड एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा डेप्रिसिएशन की वजह से हो सकता है कंपनीज एक्ट में आप स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करो, इनकम टैक्स में रिटर्न ऑन वैल्यू या वाइस वर्सा। तो क्या होता है, ओवर द पीरियड तो हमारा एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो मान लो कंपनीज एक्ट में मैं लेता हूँ कैश बेसिस, इनकम टैक्स एक्ट में लेता हूँ एक्रूअल बेसिस, दोनों में रेवेन्यू मान के चलते हैं सेम। ठीक है, सैलरी 30,000 रुपए है, अब एडवांस सैलरी ली 10,000 रुपए, तो कंपनीज एक्ट में कैश बेसिस ले रहा हूँ, यानी 40,000 रुपए हमने दिखा दिया, पर इनकम टैक्स में एक्रूअल ले रहा हूँ तो 30,000 रुपए। प्रॉफिट आ गया 90,000, 1,00,000, 30% के हिसाब से टैक्स बन गया। अब ध्यान से देखो, इनकम टैक्स के हिसाब से तो मैंने 30,000 रुपए पे करा क्योंकि एक्रूअल बेसिस है, कोई एडवांस पे हमने एडजस्ट नहीं करा। अब यहाँ पर हमने जो एडवांस पे करा वो माइनस कर दिया, तो मेरा टैक्स बना 27,000 रुपए। इसका मतलब मैंने 3,000 रुपए का टैक्स कम पे करा है। ठीक है, तो मैच करने के लिए हम 3,000 रुपए हम नोपैड में से माइनस कर देंगे ईवीए के लिए। ये तो एक बात हो गई। अब देखो ध्यान से, एक मिनट, क्या करेंगे हम, अगले साल दोनों में रिवेन्यू मान लो सेम है। ठीक है, अगले साल कंपनी एक्ट में 20,000 रुपए दिखाओगे क्योंकि 10,000 रुपए आपने एडवांस दे दिए थे। ठीक है, और यहाँ 30,000 दिखाओगे जो एक्रूअल बेसिस पर चल रहा है, जो हमारा एक्रूअल बेसिस पर चल रहा है। तो ये हमारा इनकम आया पार्ट। अब यहाँ पर आया 33,000 टैक्स, यहाँ पर आया 30,000, वहां यहाँ तो 30,000 चल रहा है हर बार, इस बार 27,000 आया था, इस बार 33,000, तो दोनों साल में देखे तो 60,000 है, बराबर है। समझ रहे हो, बट ईयर की वजह से फर्क आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट हम क्या करेंगे, प्रोविजन बना लेंगे हम 3,000 रुपए का पीएल में। करंट ईयर में हम क्या करते हैं, पीएल डेबिट टू टैक्स कितना, 27,000। ओके, हमने 3,000 का प्रोविजन बना लिया ताकि उससे मैच हो जाए इनकम टैक्स एक्ट से, ये करंट ईयर में। अब नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, हमने 33,000 रुपए टैक्स बना, अब 3,000 जो प्रोविजन बनाया था उसकी जरूरत नहीं है, रिवर्स बैक कर दिया। तो ये अकाउंटिंग एंट्री हो गई। अब ईवीए के लिए मैं क्या करता हूं, जो मेरे पास नोपैड है, यानी 27,000 माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें जो 3,000 का प्रोविजन हम बना रहे हैं वो और माइनस कर देंगे, क्योंकि 27,000 माइनस हुआ है, अभी 3,000 हमें और माइनस करना है, तो डिडक्ट कर दोगे नोपैड में से डेफर्ड टैक्स फॉर द पर्पस ऑफ ईवीए। क्लियर बात बेटा, समझ में आ गई बात। हाँ जी, ईवीए के लिए हम 3,000 रुपए और माइनस कर देंगे। तो अगर मैं ये बात समझूं, आप देखो जरा एक मिनट, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं और शॉर्ट में, अब इतनी सारी डिटेल नहीं दी होगी, तो आपको इनकम स्टेटमेंट दे रखी होगी, देखिए जरा केस नंबर 1 देखते हैं। इनकम स्टेटमेंट आपको दी होगी, रेवेन्यू माइनस खर्चे, जो प्रॉफिट आया होगा उस पर क्या रहा है, टैक्स बना हमारा। ठीक है, ये 20% के हिसाब से कोई भी रेट होगा सपोज। ठीक है, अब वो कह रहे हैं नीचे, प्रॉफिट स्टेटमेंट इंक्लूड्स डायरेक्ट टैक्स प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स प्रोविजन 1,80,000, और इससे पहले कोई नहीं था, तो क्या करोगे आप सोच के बताओ। इसका मतलब है ये कंपनीज एक्ट का है, सबसे पहली बात तो जो दिया होता है वो कंपनीज एक्ट का होता है। ठीक है, अब ये कहता है 28 लाख रुपए हमारा टैक्स,
कंपनीज एक्ट के हिसाब से है। अपर कह रहे हैं नीचे कि प्रोविजन कितना बनाया, 1,80,000, सेम बात आ गई। इसका मतलब इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से हमने 29,80,000 पे करा होगा, है ना, तभी तो मैंने इतना प्रोविजन बनाया। तो अब नोपैड में एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट बे, इस अमाउंट में से आप क्या माइनस करोगे, सोच के बताओ जरा आप अपने आप। हाँ जी, क्या करोगे आप, यानी 1,80,000 और माइनस कर दोगे, डेफर्ड टैक्स प्रोविजन 1,80,000 आप और माइनस कर दोगे। क्लियर है, क्योंकि हमने कम पे करा है, हमने इतना कम पे करा, जब तो प्रोविजन बनाया। कैपिटल एम्प्लॉयड में कुछ नहीं करेंगे क्योंकि बिगिनिंग है और लास्ट ईयर हमारी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। क्लियर है। अच्छा इधर आ जाते हैं, अगर ये हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना है, टैक्स मान लो 9.5 दे रखा है, अब वो करा नीचे टैक्स इज कैश पेड 9 लाख और एडजस्टमेंट है डेफर्ड टैक्स प्रोविजन की इतनी। तो अब नीचे देखो कह रहा है कैश मैंने पे कर दिया इतना, इसका मतलब मुझे दोनों बस मैच करने हैं, यानी 9 लाख रुपए मेरा एक्चुअल टैक्स बना, तब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। समझ गए। तो इसका मतलब नोपैड में राइट बिफोर टैक्स में अगर मैं लूं, बिफोर टैक्स में लूं तो मैं टैक्स माइनस करूंगा एक्चुअल में 9 लाख रुपए। ओके, और अगर यहां लोगे आफ्टर टैक्स में तो 50,000 ऐड कर दोगे। क्लियर के पार्ट बेटा, चलिए बेटा नेक्स्ट पार्ट हो गया कि क्लियर। हाँ जी, हमने करा डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर में इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ओके, अब आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फिर रेजिडुअल इनकम एंड देन शेयर होल्डर वैल्यू एडेड। देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का हम मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी डिवीजन ये फोकस करता है एब्सोल्यूट साइज के प्रॉफिट पर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ईवीए निकालेंगे। एब्सोल्यूट का मतलब होता है फिगर, अगर वो एब्सोल्यूट नहीं जानना चाहते, बस वो जानना चाहते हैं कि हर डिवीजन में कितना परसेंटेज कमाया। समझ रहे हो, क्योंकि ईवीए एक एब्सोल्यूट रिजल्ट देता है कि भाई कितना एक्सेस है, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। बट अगर वो ये जानना चाहें कि जब दो डिवीजन में कंपैरिजन करोगे और बेस सेम नहीं होगा, तो वो कंपैरिजन करना चाहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। समझ गए, मतलब एक डिवीजन में 10 लाख रुपए लगा रहे हैं, दूसरे डिवीजन में 20 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो ईवीए उसमें बेटर नहीं होगा। तो जब डिविजनल की आपस में कंपैरिजन करोगे या दो कंपनी का आपस में कंपैरिजन करोगे, तो क्या चाहिए हमें, परसेंटेज, यानी परसेंटेज का मतलब बेस बराबर करने के लिए कि 100 रुपए पर पहली कंपनी कितना कमा रही है, दूसरी कंपनी कितना कमा रही है। ओके, तो हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब सर एक बात है, इंटरेस्ट एंड टैक्स क्यों हम इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि जब दो डिवीजन में कंपैरिजन करोगे तो टैक्स रेट दोनों मतलब कंपनी पे करेगी, तो डिवीजन तो टैक्स पे करता नहीं है, इस वजह से दो कंपनी के बीच में करेंगे तो हो सकता है दोनों कंपनी का टैक्स रेट अलग अलग हो। ठीक है, तो हमें उसको कंसिडर नहीं करना, हमें देखना है कि फैक्ट्री कितना कमा के दे रही है। ठीक है, इंटरेस्ट इसलिए इग्नोर कर रहे हैं हम क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि फैक्ट्री कितना कमा के दे रही है, भाई पैसा मालिक लगा रहा है या उधार लेके लगा रहे हैं वो उनकी प्रॉब्लम है। तो यहाँ ये जानना चाहते हैं कि फैक्ट्री मतलब मशीनें कितना कमा के दे रही हैं, इसलिए चाहते हैं हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स यानी कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, यानी कंट्रोलेबल रिटर्न डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, नेट एसेट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड। कंट्रोलेबल रिटर्न का मतलब होता है कि जो उस डिवीजन के अंडर कंट्रोल होगा, मतलब अगर कोई हेड ऑफिस है, मान लो दो डिवीजन है, हेड ऑफिस के खर्चे दोनों में बांटे हुए, ठीक है, तो वो नहीं लेंगे क्योंकि उस खर्चों के लिए वो डिवीजन कंट्रोलेबल नहीं है। तो हेड ऑफिस के खर्चे हम आरओआई निकालते समय इग्नोर कर देंगे। क्लियर हो गया पार्ट पे। अब इसका फायदा ये होता है, जैसे मान लो डिवीजन ए है, ठीक है, अगर डिवीजन ए सपोज 10% की उसकी आरओआई है, डिवीजन बी में आरओआई है मान लो 12%, ठीक है। अब डिवीजन ए में अगर आरओआई हमने निकाली 10%, यानी कोई नई इन्वेस्टमेंट करनी है, बट उसकी मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल मान लो 8% है, तो अगर नए प्रोजेक्ट की आरओआई उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो वो नए में इन्वेस्ट कर लेगा। क्लियर। अब दूसरे डिवीजन में अगर आरओआई मान लो 12% है पर उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13% है, तो वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा क्योंकि वो कहेगा कम से कम मैं अपने पैसे को कहीं और लगाऊं तो उतना तो कमाऊं। ठीक है, अब यहाँ एक बात और आती है कि अगर मैं ओवरऑल देखूं कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन एन एवरेज, तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, कहीं हम ये देखें कि भाई ऑन एन एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, तो एवरेज में क्या होता है, एक का ज्यादा दूसरे के कम से ऑफसेट हो जाता है। तो आरओआई हमेशा इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर करते हैं। ये हो गया पार्ट क्लियर। चलिए राइट, दूसरा आता है हमारे पास रेजिडुअल इनकम। ठीक है, रेजिडुअल इनकम का मतलब एब्सोल्यूट फिगर में बट विदाउट कंसिडरिंग ट्रू वैल्यू,
मतलब करंट मार्केट वैल्यू को हम नहीं देखते हैं। तो सिंपल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल। सिंपल आपके पास आ जाएगा कि जितना मैं एक्सेस प्रॉफिट कमा रहा हूँ, ओके। तो ये भी एक तरह से एब्सोल्यूट फिगर ही देता है, बट क्या होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय सिंपल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओके। तो ये दोनों तो एब्सोल्यूट वैल्यू देंगे और ये जाएगा परसेंटेज में, ठीक है। तीसरा आता है नेक्स्ट शेयर होल्डर वैल्यू। शेयर होल्डर्स वैल्यू का मतलब होता है कि जो भी हम एक्सेस कमाते हैं, जितना भी हम एक्सेस कमाते हैं ईवीए में, वो फ्यूचर के लिए आता है। मतलब अगले 5 साल की कैलकुलेशन करूं अगर मैं, तो उसकी आज कितनी वैल्यू है। तो सिंपल भाषा में ये कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सेस अमाउंट टू बी पेड टू द शेयर होल्डर इज कॉल्ड शेयर होल्डर वैल्यू, ओके। चलिए ये हमारे पार्ट्स हो गए। अब इसके बाद आते हैं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट सेंटर, ठीक है बेटा ध्यान से सुनो। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का मतलब हम क्या कहना चाहते हैं कि जब कोई भी कंपनी अपनी अथॉरिटी को असाइन करते हैं, डेलीगेट करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट को, ठीक है, तो उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये कहते हैं कि टॉप मैनेजमेंट अथॉरिटी को डेलीगेट करता है डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, तो उस सिस्टम को बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ओके। इसका पर्पस होता है कि हर मैनेजर की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाए, जज किया जाए, ताकि कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कि वो उनकी एक्टिविटीज अंडर कंट्रोल है या नहीं है, राइट। तो अब इसमें सबसे पहला पार्ट क्या आता है हमारे पास कॉस्ट सेंटर, ओके। कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है कि वो रिस्पॉन्सिबल सेंटर जहां पे मैनेजर या डिविजनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होती है कि उस डिवीजन में जो खर्चा किया जा रहा है वो उनके बजट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर एक्चुअल खर्चा उनके बजट से ज्यादा आता है तो हम रेमेडियल एक्शन लेते हैं, हम जवाब मांगते हैं, राइट। अगर एक्चुअल खर्चा बजट से कम आता है तो रिवार्ड देते हैं। इसका मतलब कॉस्ट सेंटर का मतलब हुआ वो सेंटर, वो मैनेजर, वो डिपार्टमेंट जो अकाउंटेबल, जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो जवाबदेही होता है कि उस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा आ रहा है। तो कैसे जवाबदेही होगा, एक्चुअल खर्चों को बजट से कंपेयर किया जाएगा, डिफरेंस को हम एनालाइज करेंगे कि क्यों डिफरेंस आ रहा है, ओके। रिवेन्यू सेंटर, ठीक है। रिवेन्यू सेंटर का मतलब होता है वो रिस्पॉन्सिबल सेंटर जहां पे मैनेजर टोटली कंसर्न होता है विद द रेजिंग रेवेन्यू, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉस्ट। मतलब उसका पर्पस सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना होता है, उसका पर्पस सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना होता है बाय टेकिंग द एप्रोप्रिएट डिसीजन, ठीक है। यहां पर ये कहना चाहते हैं मतलब कि अगर कोई भी डिसीजन ऐसा है कि भाई हमें कोई कंपोनेंट है बनाकर बेचे या खरीद के बेचे जिसमें रेवेन्यू ज्यादा आएगी, ऑफर एक्सेप्ट करें या नहीं करें, ओके। तो रेवेन्यू सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हाउ टू जनरेट द रेवेन्यू इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग और मैनेजिंग द कॉस्ट, ओके। प्रॉफिट सेंटर का मतलब होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जहां पे मैनेजर ऑफ सच सेंटर या डिवीजन रिस्पॉन्सिबल होता है दोनों के लिए, रेवेन्यू और कॉस्ट, ठीक है, रेवेन्यू और कॉस्ट, ताकि हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें। तो प्रॉफिट शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, दैट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ये प्रॉफिट जनरेट करो आप, ओके। इन्वेस्टमेंट सेंटर यानी जो डिपार्टमेंट, यानी जो सेंटर एसेट्स परचेज कर रहे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भी आप प्लांट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, नई एसेट्स खरीद रहे हो, तो उसकी जवाबदेही होती है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या आपको इतनी रिवेन्यू आगे आने वाले सालों में देगी या नहीं देगी, राइट। तो उनकी जिम्मेवारी होती है ये। तो हम अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर देते हैं ताकि हम उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सके। भी तुम्हारी जिम्मेवारी है कॉस्ट की, कॉस्ट सेंटर, तुम्हारी जिम्मेवारी है रेवेन्यू जनरेट करने की, रेवेन्यू सेंटर, तुम्हारी जिम्मेवारी है प्रॉफिट जनरेट करने की, प्रॉफिट सेंटर, तुम्हारी जिम्मेवारी है इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करने की, मैनेज करने की, इन्वेस्टमेंट सेंटर। ओके बात क्लियर। चलिए अब आते हैं हम किस पर, ये हो गया हमारे पास, ये भी हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल पर, ओके। यहां आते हैं हम, देखो सबसे पहले परफॉर्मेंस पिरामिड, सबसे पहले हम आते हैं परफॉर्मेंस पिरामिड पर, ओके। चलिए बेटा नेक्स्ट पार्ट है, देखो परफॉर्मेंस पिरामिड, ओके। ये क्या कहना चाहता है, ये एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेक्निक है जो स्ट्रेटेजी और एक्टिविटी को लिंक करता है। ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट अप्रोच है कि हम परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे, ठीक बात है। मतलब स्ट्रेटेजिकल मेजरमेंट और रिपोर्टिंग टेक्निक है, ठीक है। कहना क्या चाहते हैं हम
कि हम बिजनेस स्ट्रेटेजी को और डे टू डे ऑपरेशन को लिंक करना चाहते हैं कि भाई हमने सोच लिया ये काम करना है, अब काम कर भी रहे हैं या नहीं वो भी तो देख लें। भाई मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया कि प्लान कर लिया ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, फिर देख भी तो लो कि कौन क्या क्या काम कर रहा है, तो उनका आपस में लिंक करना, ठीक है, वो कहलाता है परफॉर्मेंस पिरामिड। मतलब ये भी कह सकते हैं जैसे हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो वो बिल्डिंग कितनी स्ट्रांग बनेगी, कितनी अट्रैक्टिव होगी, कितनी ज्यादा वायबिलिटी होगी, ये उसकी बेसिक फाउंडेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उस तरीके से वो कहना चाह रहा है। तो देखिए सबसे पहले कॉर्पोरेट विजन, यानी कंपनी का जो विजन होता है सबसे पहले वो टॉप पर होता है, ठीक है। कॉर्पोरेट विजन ट्रांसलेट इनटू टू फैक्टर्स, मार्केट और फाइनेंशियल, राइट। मार्केट और फाइनेंशियल, यानी हम कहते हैं सक्सेस ऑफ मार्केट, सक्सेस ऑफ मार्केट एसोसिएटेड विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मार्केट की जो सक्सेस है वो किससे एसोसिएटेड है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन से। फाइनेंशियल सक्सेस, द सक्सेस ऑफ फाइनेंशियल इज एसोसिएटेड विद हाई प्रोडक्टिविटी, ओके। अब मार्केट का मतलब क्या है कि हमारा मार्केट में शेयर कितना है, ठीक है। मार्केट में शेयर तभी तो ज्यादा बढ़ेगा जब कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे। मार्केट शेयर समझते हो ना, कि दूसरे के कस्टमर हमारे पास आए, मार्केट साइज नहीं, मार्केट शेयर। मार्केट शेयर तब बढ़ता है जब दूसरे के कस्टमर कम हो और हमारे पास बढ़े, यानी दूसरा दुखी हो तभी हम सुखी हो पाएंगे, वो कहना चाहते हैं मार्केट शेयर। तो जब कस्टमर सेटिस्फाई होंगे तभी तो दूसरे की शॉप छोड़कर हमारे पास आएंगे। तो कहते हैं मार्केट सक्सेस इज एसोसिएटेड विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन। फाइनेंशियल सक्सेस मतलब हम ज्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कमा रहे हैं, ज्यादा आरओआई कमा रहे हैं, ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहे हैं, ज्यादा जीपी रेशियो अर्न कर रहे हैं, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद हाई प्रोडक्टिविटी, यानी प्रोडक्टिविटी अगर हमारी हाई होगी तो हम ज्यादा फाइनेंशियल सक्सेस हो पाएंगे। शेयर होल्डर्स वेल्थ, इसका मतलब शेयर होल्डर्स वेल्थ, ओके। अब कस्टमर सेटिस्फैक्शन किस पर निर्भर करता है, हाउ कैन यू से कस्टमर इज सेटिस्फाइड। दो बातें बताए रखी हमेशा, क्या ऑन टाइम डिलीवरी और क्वालिटी। एक तो उसको क्वालिटेटिव मटेरियल मिले और टाइम से मिले। अब ये ना होना कि डिलीवरी तो टाइम से मिल रही है पर क्वालिटी नहीं है तो वो क्या करेगा, बेकार है। अच्छा, तो दूसरा, डिलीवरी तो टाइम से मिल रही है, ठीक है, बट क्वालिटी नहीं है तो बेकार है। या रिवर्स कह दो, क्वालिटी मिल रही है पर डिलीवरी बहुत देर से मिल रही है, तो कहेगा अब क्या फायदा, भाई भूख मुझे आ जाए और बहुत अच्छा खाना मुझे शाम को दे रहे हो तो भी बेकार है। यानी ऑन टाइम, यानी गुड्स, अच्छा गुड्स समय पर डिलीवर हो जाए तब कस्टमर सेटिस्फाइड होगा। क्लियर पार्ट बेटा। हाई प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्टिविटी कैसे अचीव होगी, अगर हम साइकिल टाइम रिड्यूस करेंगे और वेस्टेज को रिड्यूस करेंगे। साइकिल टाइम का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन टाइम, यानी इनपुट आउटपुट टाइम, कन्वर्शन टाइम, इनपुट डाला आउटपुट बना तो वो साइकिल टाइम, प्रोसेस टाइम आप रिड्यूस करो, ठीक है। वेस्टेज, यानी वेस्टेज जो होते हैं नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस, आइडियल टाइम, मशीन खाली है तो वो सारे, मशीन ब्रेक डाउन हो गई तो वर्कर खाली बैठे हैं, तो ये सारे रिड्यूस करो, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ओके। अब ये वाला पार्ट कस्टमर वाला कहलाता है एक्सटर्नल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी कहलाता है इंटरनल एफिशिएंसी। तो ये एक हमारा परफॉर्मेंस पिरामिड है, हो गया क्लियर पार्ट में। इसको हम जज करते हैं सक्सेस विद क्वालिटेटिव डाटा से, कि वो कितनी हमारी, कितना हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कितनी बार हम क्वालिटी गुड्स दे रहे हैं, कितना डिफेक्टिव कम और कितनी बार डिलीवरी दे रहे हैं ऑन टाइम, ठीक है। कितना साइकिल टाइम पहले था, कितना साइकिल टाइम अब है, मतलब कितना प्रोसेसिंग टाइम पहले और कितना प्रोसेसिंग टाइम अब हो रहा है। वेस्टेज कितनी पहले से रिड्यूस हुई, तो इससे हम क्या पाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ी। इससे क्या पाएंगे, कितना कस्टमर सेटिस्फाइड हुआ। कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो मार्केट में शेयर ऑब्वियसली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बढ़ेगा। जब प्रॉफिट बढ़ेगा, मार्केट में शेयर बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है हम अपनी स्ट्रेटेजी को पूरा कर पाएंगे। क्लियर पार्ट भी। तो ये कहता है एक तरह से बिल्डिंग फाउंडेशन है पूरी, ओके। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आपको कई बार किसी भी तरह से कह सकता है कि एक्सटर्नल एफिशिएंसी, इंटरनल एफिशिएंसी जज करो, इट मींस परफॉर्मेंस पिरामिड को बताना है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है। चलिए इस पर एक केस स्टडी है, आप जरा प्लीज फटाफट पढ़ो, मैं आपको देता हूं। चलिए बेटा देखिए, परफॉर्मेंस पिरामिड पर केस स्टडी है। पहले पूरा पिरामिड बनाना है और फिर क्वांटिटेटिव डाटा से उसको कोरिलेट करना है, सिंपल सा। आप एक बार इस केस स्टडीज को पढ़ लो, ठीक है, फिर पॉज करके आप सुनना, ओके। मैं इतनी पढ़ता हूँ। यू आर द पेड असिस्टेंट वर्किंग इन कंपनी एन अकाउंट कंसल्टेंसी फर्म। ये आपके पास ईमेल आई है, ठीक है। यू आर प्रोबेबली अवेयर वी आर मीटिंग विद द मैनेजर ऑफ पीएल लेटर दिस आफ्टरनून टू डिस्कस सेवरल की इश्यूज, ठीक है। ये आपके पास रिजल्ट कह रहा है, वो ये कह रहा है एनालिसिस ऑफ न्यू प्रपोजल फॉर द पीरियड 2017 से 19 बेस्ड ऑन
एक्सटर्नल एफिशिएंसी और इंटरनल एफिशिएंसी। यहां से पता लग रहा है परफॉर्मेंस पिरामिड है, यहां से पता लगेगा परफॉर्मेंस पिरामिड है। ओके, क्योंकि दो बेसिक फाउंडेशन हमें देखनी होती है, एक्सटर्नल एफिशिएंसी और इंटरनल एफिशिएंसी। डायरेक्टली लिखा होगा। टू हेल्प यू विद दिस आई हैव अटैच्ड ए कॉपी ऑफ आवर फोरकास्ट फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा। ठीक है, फाइनेंशियल का मतलब हो गया प्रॉफिट वगैरह, नॉन फाइनेंशियल का मतलब हो गया जो क्वालिटी हो गया, ऑन टाइम डिलीवरी। अब वो कहता है कि आप इसको ध्यान से पढ़ो और मुझे बैक करो ईमेल कि भाई क्या पॉसिबल हो सकती है मीटिंग से पहले। ठीक है, अब ये कह रहा है मार्केट शेयर मेरा 110 था 17 में और 19 में 120, यानी 17 to 19, 20 का साल छोड़ देना, 17 से 19 को कंपेयर कर लोगे। सेल्स दे रखी है, टोटल कॉस्ट, प्रोडक्शन, अचीविंग डिजाइन क्वालिटी स्टैंडर्ड। ठीक है, ये कहता है क्वालिटी स्टैंडर्ड हमारा था 95.95%, अब हो गया 98.5, मतलब 100 यूनिट में हम 95.5 क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते थे, यानी 4.5 डिफेक्टिव, अब 1.5 डिफेक्टिव। ठीक है, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर जो वापस करता था 2%, अब 0.5%। ओके, कॉस्ट ऑफ आफ्टर सेल सर्विस, यानी जब कस्टमर हमें वापस आता है दुखी होकर तो हम उसके प्रोडक्ट को रिपेयर कर देते थे, उसमें हमारी कॉस्ट इतनी आती थी 1.3 या 1 लाख। सेल्स मीटिंग डिलीवरी डेट्स, मतलब प्लान्ड डिलीवरी डेट 85%। इसका मतलब क्या है, वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना है, बस इजी होता है, ध्यान से पढ़ो। क्या कहना, अब ऐसे नहीं कि फटाफट पढ़ो भी क्या कहना चाह रहा है, वो नहीं, अब बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत इजी होता है। क्या कह रहा है वो, शेड्यूल्ड डिलीवरी डेट, मतलब पहले से मैंने कहा था 10 दिन में सामान पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 100 कस्टमर को कहा था, 85 को तो पहुंचा दिया, 15 कस्टमर ही तो थे जो एक आध दिन लेट हो गए, और ये अब धीरे धीरे इंप्रूव करा तो 95, यानी पहले 100 में से 85 कस्टमर का गुड्स समय से पहुंच जाता था, अब 100 में से 95 का डिलीवरी पहुंच रहा है ऑन टाइम। साइकिल टाइम, ठीक है, वो था पहले 5 वीक में और अब 4, पहले 5 हफ्तों में हमारा गुड्स प्रोड्यूस होता था, इनपुट आता था, प्रोडक्ट बनता था, डिलीवर होता था, अब ये 4 हफ्तों में। कस्टमर स्क्रैप इन प्रोडक्शन, यानी जो वेस्ट हो रहा है, पहले 6.5% वेस्ट होता था, अब 1.5%। आइडियल मशीन पहले 9% खराब होती थी ब्रेकडाउन की वजह से, अब 1%। ओके, चलिए रिक्वायरमेंट क्या मांग रहा है वो आपसे, ड्राफ्ट द ईमेल एज रिक्वेस्टेड बाय द पार्टनर। ठीक है, तो आप बस ये कहोगे, सॉल्यूशन में कहोगे पहले सब्जेक्ट 2SB, ठीक है, हमारा है DG, और डेट डाल दोगे, सब्जेक्ट PL मीटिंग आफ्टर दिस आफ्टरनून। ठीक है, अब ये कहोगे हम डाटा अटैच कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको जवाब समझिए। अब क्या कहना चाहते हो आप, परफॉर्मेंस पिरामिड का आप आंसर बना देना, पूरा चार्ट बना दें परफॉर्मेंस पिरामिड का। देखिए वही सेम परफॉर्मेंस पिरामिड का आपको चार्ट बनाना है। ठीक है, एक सेकंड, देखिए यहाँ पे सबसे पहले परफॉर्मेंस पिरामिड का चार्ट बनाना है। कॉर्पोरेट विजन, मार्केट, फाइनेंशियल, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, डिलीवरी, साइकिल टाइम, वेस्ट, एक्सटर्नल एफिशिएंसी, इंटरनल एफिशिएंसी। ठीक है, फिर आपको लिखना है परफॉर्मेंस पिरामिड एक्सप्रेस द correlate the linkage of business strategy with the activities. Performance measurement system. If a building is to be say strong, it represent from its basic foundation. ठीक है, this can be presented by the this pyramid. कैसे, the corporate vision is on the top. It is translated into two parts, market and financial. Market indicates market share. Financial indicate profitability ratios, GP ratio, shareholders wealth. ठीक है, अब कहोगे सक्सेस ऑफ मार्केट एसोसिएटेड विद हाई कस्टमर सेटिस्फैक्शन, द सक्सेस ऑफ फाइनेंशियल इज एसोसिएटेड विद प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्टिविटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज मेजर्ड बाय हाई क्वालिटी एंड ऑन टाइम डिलीवरी, हाई प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड बाय लो साइकिल टाइम एंड लो वेस्टेज। ठीक है, these are external efficiencies and these are internal efficiencies. All these are supported by the following क्वांटिटेटिव डिटेल्स। क्लियर बात, अब क्वांटिटेटिव डिटेल्स पर आ जाओगे, क्या क्या कहोगे आप, बिल्कुल सिंपल। अब इनको आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या, देखो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, डिलीवरी ऑन टाइम, आफ्टर सेल सर्विस, ये तीनों क्या कहेंगे आपके क्वालिटी में आ जाएंगे, ये तीनों आपके आ जाएंगे क्वालिटी में, ये तीनों आपके आ जाएंगे क्वालिटी में। ठीक है, यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो आप कहोगे क्वालिटी में क्या क्या आ जाएगा आपके पास। हाँ जी, आप कहोगे फर्स्ट पार्ट, हाँ जी, क्वालिटी स्टैंडर्ड 95% से बढ़कर कितना हो गया 98.5। ठीक है, दूसरा क्वालिटी में, हाँ जी, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर
ये क्वालिटी में ही आएगा, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर। बस आपको सिलेक्ट करना है किस में आएगा। क्यों आएगा सर इसमें क्वालिटी में? क्योंकि कस्टमर मुझे वापस कर रहा है, तो डिफेक्टिव कम होगा ना, तभी तो वापस कर रहा है। तो पहले 2% होता था, यानी 100 में 2 वापस करते थे, यानी 98% की क्वालिटी सही थी, ठीक है। अब 0.5%, अब 0.5% की बात आ रही है, ठीक है। तीसरा कॉस्ट ऑफ आफ्टर सेल सर्विस, तीसरा है कॉस्ट ऑफ आफ्टर सेल सर्विस। कॉस्ट ऑफ आफ्टर सेल सर्विस किसमें? पहले 1.3 लाख था और अब 1 लाख। तो आप कहोगे तीनों ये पार्ट क्वालिटी में आएंगे, तो तीनों में कम हो रहा है, तो इसका मतलब कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाइड है। इट मींस कस्टमर इज क्वाइट सेटिस्फाइड। ओके, अब आता है डिलीवरी, यानी कितना हम ऑन टाइम डिलीवरी दे रहे हैं। हाँ जी, डिलीवरी डेट पहले 85% था, अब 95% हो गया, यानी पहले से 10% हमारी डिलीवरी परफॉर्मेंस बढ़ी है। इन दोनों की वजह से मेरा कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाइड हो रहा है। ओके, ये हमारा कहलाएगा एक्सटर्नल एफिशिएंसीज में। अब आते हैं इंटरनल एफिशिएंसीज में। ये किसमें आएगा? एक्सटर्नल एफिशिएंसीज में। ओके, दूसरा आएगा हमारे पास इंटरनल एफिशिएंसीज में। इंटरनल एफिशिएंसीज में क्या दिखाओगे आप? साइकिल टाइम और वेस्टेज, नॉर्मल एबनॉर्मल वेस्टेज। ओके, तो क्या कह रहा है साइकिल टाइम में? देखो, हाँ जी, कस्टमर कंपोनेंट स्क्रैप्ड, नहीं, एवरेज साइकिल टाइम। एवरेज साइकिल टाइम पहले कितना था आपके पास? 5 हफ्ते, और अब 4 वीक, यानी पहले हमारा गुड्स 5 हफ्तों में बनता था, इनपुट से आउटपुट, अब 4 वीक में। तो इसका मतलब परफॉर्मेंस है। वेस्टेज क्या कहोगे आप? स्क्रैप्ड, इसमें 2 आ जाएंगे। स्क्रैप्ड कितना था पहले? 6.5, अब 1.5। स्क्रैप का मतलब इनपुट आउटपुट। पहले 100 किलोग्राम इनपुट डालते थे तो 6.5 किलोग्राम लॉस होता था, अब 1.5 किलोग्राम लॉस हो रहा है, ठीक है। मशीन की आइडल टाइम, मशीन खाली रहती थी, पहले 9% और अब 1%, ये भी इंप्रूव हो गई। तो आप कहोगे कि, आप क्या कहोगे अब इस केस में? हाँ जी, कि एक्सटर्नल एफिशिएंसीज एंड इंटरनल एफिशिएंसी बोथ इंप्रूव विद द क्वालिटेटिव सपोर्ट। ओके, क्लियर हो गया पार्ट बी? ये इसका आंसर होगा। क्लियर पार्ट बी? चलिए अब आगे चलते हैं हम। चलिए बेटा, नेक्स्ट है ट्रिपल बॉटम लाइन, ठीक है। मैंने आपको चार्ट बना के दे रखा है, आपको नोट्स में भी है, आपको समझाता हूँ। ट्रिपल बॉटम लाइन क्या आता है कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट है। इट एनकरेजेस टू द मैनेजर एंड कंपनी नॉट ओनली फॉर देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब डिविजनल मैनेजर और कंपनी को एनकरेज करता है, केवल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल प्रॉफिट को मेजर नहीं करता, बट आल्सो इम्पैक्ट किस पर? दैट जो एक्टिविटीज करते हैं, जो ऑपरेशन करते हैं ऑन द सोसाइटी एंड एनवायरमेंट। ये बताता है कि कोई भी कंपनी, कोई भी मैनेजर, ठीक है, वो क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसका एनवायरमेंट पर कितना इफेक्ट है, ये हमें मेजर करना होता है कि हाउ देयर एक्टिविटी इफेक्ट द एनवायरमेंट, ठीक है। प्रॉफिट मेजरमेंट अलग हो गया, राइट। ये हो गया एक तरह से जो प्रॉफिट के अलावा हम मेजर करते हैं कि क्या वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं ये एक्सपैंड है ट्रेडिशनल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग सिस्टम का, ठीक है। क्लियर हो गया पार्ट? इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3P, प्लैनेट, पीपल और प्रॉफिट। प्लैनेट में आ जाएगा एनवायरमेंट, पीपल सोशल, प्रॉफिट इकोनॉमिक। बहुत ध्यान से, एक एनवायरमेंट यानी वातावरण, हमें ऐसे समझना है कि क्या क्या वो अपने एनवायरमेंट को सही रखने में काम कर भी रहे हैं या नहीं। हाउ कैन यू से, मतलब केपीआई, मतलब कैसे कह सकते हो, ये दीज आर द केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कैसे कह सकते हो कि वो एनवायरमेंट को सही रखने में योगदान दे रहे हैं। एनवायरमेंट का मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जो लिमिटेड हैं, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। हाउ कैन यू से, राइट भाई। तो आप देखोगे मटेरियल, वाटर, एनर्जी, फ्यूल, लैंड, वो कैसे कंज्यूम कर रहे हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो इनका अधिकतम उपयोग होना चाहिए। ओके, वेस्ट को कैसे डिस्पोज कर रहे हैं, अगर वेस्ट को वो बस ऐसे डिस्पोज कर रहे हैं, भैया नदी नाले खराब होते हैं तो होते रहने दो, तो वो एनवायरमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं, ये हमें चेक करना है। क्या कंपनी पेपर बैग यूज कर रही है इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग, क्योंकि प्लास्टिक बैग एनवायरमेंट को इफेक्ट करता है और पेपर बैग इफेक्ट नहीं करता है, टू प्रिजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। क्या वो सारे डॉक्यूमेंट, क्या वो सारी इंफॉर्मेशन
अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं तो पेपर वर्क कम से कम यूज होगा। सर क्या फायदा है, पेपर पर यूज कम से कम होगा तो वुड कम लगेगी, वुड हमारे पास लिमिटेड है। ओके, क्या वो सोलर पावर वेयर हाउस यूज कर रहे हैं या नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी कम यूज होगी। सोलर पावर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी कम यूज होगी। ओके, एनर्जी सेविंग्स टू एनर्जी प्रोड्यूस। तो हमें ये देखना है कि ये सारे हमारे पैरामीटर खरे उतरते हैं या नहीं करते। क्या क्या एनवायरमेंट में मटेरियल वो सही यूज कर रहे हैं, लैंड सही यूज कर रहे हैं, एनर्जी सही यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वेस्ट अपना डिस्पोज कर रहे हैं सही या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्या वो पेपर बैग यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग, क्योंकि प्लास्टिक बैग एनवायरमेंट को हार्म करता है। क्या वो डॉक्यूमेंटेशन सारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं इन्फॉर्मेशन, तो इससे क्या होगा, पेपर कम यूज होगा। सोलर पावर इस्तेमाल करते ही नहीं करते, ये आ जाएगा एनवायरमेंट पे। ओके, अब आ जाएगा पीपल, सोशल, मतलब डोनेशन कितना दे रहे हैं, चैरिटी प्रोग्राम कितना कर रहे हैं। ठीक है, क्या वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं, क्या वो ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जो एम्प्लॉयज के एजुकेशन यानी एम्प्लॉयज का स्टेटस बढ़ रहा है, उनके सेफ्टी की तरफ ध्यान दे रहे हैं। यानी वो कैसे पता लगेगा, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं हमारी फैक्ट्री में, हॉस्पिटल है तो डेथ रेट कितना कम से कम हो रहा है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार, यानी यहाँ अगर हम चाइल्ड लेबर अपॉइंट कर रहे हैं तो ये अनएथिकल है। क्लियर, या हम कोई रोड ऐसी अलग से बनवा रहे हैं जिसमें कोई क्रिटिकल पेशेंट है तो उसके लिए अलग से रोड बनवाकर हमने खर्चा किया है, तो ये सारा किसमें आ जाएगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। क्या क्या हम अपने एम्प्लॉय को सुरक्षा दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, हेल्थ, हम उसकी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, सेफ्टी मेजर्स फॉलो कर रहे हैं, एक्सीडेंट कम हो रहे हैं, हॉस्पिटल है तो डेथ रेट कम हो रही है। ठीक है, कोई ऐसा चैरिटी प्रोग्राम कर रहे हैं, हम कोई कैंप लगा रहे हैं, ठीक है, डोनेशन दे रहे हैं हम, या कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं कस्टमर के लिए, पेशेंट के लिए, हम कोई पैसा उनसे चार्ज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सेपरेट कॉरिडोर बना दिया हमने, जैसे मान लो कोई। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, पीपल्स में। कोई हमारे पास लिटिगेशन केस नहीं है, क्योंकि अगर किसी कस्टमर ने लिटिगेशन केस डाल रखा है तो इसका मतलब ये कि हम कस्टमर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक्स बिल्कुल सिंपल है कि हम अपना टैक्स रेगुलर पे कर रहे हैं। क्लियर हो गया पार्ट बेटा, तो तीन चीज होगी, एनवायरमेंट, सोशल और इकोनॉमिकल। एनवायरमेंट का वातावरण को हम सही रख रहे हैं, हम अपना जो वेस्ट है, प्रोडक्ट से जो निकल रहा है वो सही डिस्पोज कर रहे हैं, लैंड को, मटेरियल को, एनर्जी को सही यूज कर रहे हैं, सोलर पावर सिस्टम लगा रहे हैं। ठीक है, पेपर बैग यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग यूज ना करें, सारी इंफॉर्मेशन हम वेबसाइट पर अपलोड कर दें। पीपल यानी चैरिटी दे रहे हैं, उनकी एजुकेशन दे रहे हैं, उनकी सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखने, एक्सीडेंट कम हो रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, हम कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो जिससे उनको फायदा हो रहा है, बट हम उनसे कोई पैसे चार्ज नहीं करें, कोई चाइल्ड लेबर हम अपॉइंट नहीं करें, कोई लिटिगेशन केस हमारे एंगेज नहीं है। ओके, हम अपना टैक्स रेगुलर दे रहे हैं। क्लियर, अब इस पर केस स्टडी है, चलो फटाफट वो देखते हैं। चलिए बेटा देखना जरा, केस स्टडी नंबर 6 है, एक बार आप रीड कर लो फटाफट। ठीक है, केस स्टडी नंबर 6 आप एक बार फटाफट रीड कर लो। चलिए बेटा पढ़ लिया, अब हमको सिर्फ इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज किस में हमें रिपोर्ट करनी है। ठीक है, सबसे पहले मेडिकल स्टाफ कंडक्टेड चैरिटी कैंप। ठीक है, चैरिटी कैंप किस में आएगा बताओ, चैरिटी कैंप किस में आ जाएगा, सोशल में। ठीक है, तो इसको आगे लिखना सोशल एक्टिविटीज। ओके, क्या लिखना है आपको, सोशल एक्टिविटीज यानी बेनिफिट टू द कम्युनिटी। ओके, चलिए सेकंड, प्रॉम्प्ट एंड एक्यूरेट टैक्स पेमेंट बेस्ड ऑन रिकॉर्ड मेंटेन विदाउट एरर और फ्रॉड, इसमें आ जाएगा इकोनॉमिकल, यानी कंपनी अपना रेगुलर टैक्स पे कर रही है। ठीक है, तीसरा, कंपनी विद द हेल्प ऑफ ट्रैफिक पुलिस इंप्लीमेंट ग्रीन कॉरिडोर एम्बुलेंस एंड कैरी डोनर ऑर्गन्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, organs harvested from the donor, one hospital can reach another with the recipient patient at the earliest, मतलब एक अलग से कॉरिडोर बना दिया, हम उससे कोई पैसे नहीं ले रहे, किसमें आ जाएगा, सोशल में, यानी एनी एक्टिविटी जो लोगों की सहायता करे कस्टमर की, पेशेंट से भी बगैर उनसे पैसे लिए। क्लियर पार्ट पे, सोशल में आ जाएगा। मेडिकल वेस्ट इज डिस्कार्डेड एट लैंडफिल नियर बाई डंप से, सम ऑफ द वेस्ट आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, यानी मेडिकल वेस्ट हम कर रहे हैं कहां पर, जो पड़ोस में है हमारी भूमि, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, एनवायरमेंटल, यानी हम एनवायरमेंट को प्रिजर्व कर रहे हैं, एनवायरमेंट को प्रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग रिव्यू ऑफ सप्लायर फॉर हाउसकीपिंग सर्विसेज इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट सर्विस प्रोवाइडर रिजॉर्टेड टू चाइल्ड लेबर टू कीप कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग लोअर। ठीक है, कॉस्ट कम करने के लिए वो चाइल्ड लेबर को अपॉइंट कर रहा है, तो ये किसमें आ जाएगा, सोशल में, एडवर्स इफेक्ट है। ओके, पर आएगा सोशल में। ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, डॉक्टर्स एंड नर्सेस, ट्रेनिंग किसको दे रहे हो, अपने एम्प्लॉयज को, किसमें आ जाएगा, सोशल में। ठीक है, लैब रिपोर्ट्स आर बीइंग मेड अवेलेबल ऑनलाइन, इससे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व कर रहे हो, यानी लेस पेपर वर्क। ओके, इसमें आ जाएगा एनवायरमेंट में। कंपनी हैज गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ हैविंग नो मेडिकल नेग्लिजेंस, कोई मेडिकल लिटिगेशन नहीं, यानी हम सबका ध्यान रखना है, किसमें आ जाएगा, सोशल में। ठीक है, द हॉस्पिटल इज प्लानिंग टू मार्केट मेडिकल चेकअप पैकेज, ताकि फैसिलिटीज हम ओपीडी वालों को दे सके, यानी मेडिकल
चेकअप की फैसिलिटीज के लिए प्लान कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट यानी मार्केटिंग एक्टिविटीज है, ये ट्रिपल बॉटम लाइन में नहीं आएगा, ये तो कमर्शियल एक्टिविटीज होगी, ठीक है। द नंबर ऑफ इम्पेशेंट डेथ डिक्रीज, ठीक है, इसका अलग क्या है, डेथ रेट कम हो रही है, यानी कि सेफ्टी मेजर्स किस में आ जाएगा, सोशल में। हो गया क्लियर, ये आपको बताना था, क्लियर पार्ट। चलिए बेटा नेक्स्ट करते हैं शुरू, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, ठीक है। ये समराइज किया हुआ है मैंने, ठीक है, आपके नोट्स में भी है, तो इसको एक बार समझ लेते हैं, बहुत इजी है, ध्यान से सुनो। फिट्जगेराल्ड एंड मून ने सजेस्ट किया था हाउ टू मेजर द परफॉर्मेंस इन सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सीवरेज, मतलब ये जो सर्विस इंडस्ट्री है इनकी परफॉर्मेंस कैसे ही अच्छा काम कर रहे हैं, हाउ टू वी कैन मेजर। तो फिट्जगेराल्ड एंड मून ने एक मॉडल बनाया है जिसका नाम है बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, ठीक है, मतलब 3 पार्ट्स में इन्होंने डेवलप किया है। तो इससे 3 हो गए तो बिल्डिंग हो गई, जैसे बिल्डिंग मतलब ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इसलिए उसको बिल्डिंग कह दिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है, पहले तो ये सर्विस इंडस्ट्री के लिए बनाया गया कि भाई उनकी परफॉर्मेंस, मैं उनकी एक्टिविटीज को कैसे मेजर करूं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग ने भी कहा भाई ठीक है, जैसे तुम परफॉर्मेंस मेजर करो वैसे हम भी कर लेते हैं। तो इनिशियली तो सर्विस के लिए अप्लाई हुआ था, डेवलप हुआ था, पर बाद में इसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी लागू कर दिया गया, ठीक है। सर्विस का मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी हुआ, गैस ट्रांसमिशन हुआ, सीवरेज हुआ, अर्बन हुआ, ठीक है, पोर्ट एक्सेस हुआ, रेलवे हुआ, पोस्टल हुआ, उनके लिए बाद में मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हुआ। तो है क्या, देखो ध्यान से, इसमें 3 पार्ट्स है, डायमेंशन, स्टैंडर्ड्स और रिवार्ड। सबसे पहले क्या गोल्स, मुझे उद्देश्य है, क्योंकि गोल्स मेजर द सक्सेस, भाई मैच होता है तो जो ज्यादा गोल करता है वो जीतता है, तो वही बात आ गई, यहाँ गोल्स उद्देश्य है, ठीक है, यहाँ गोल्स मेरा उद्देश्य है, क्या कंपनी चाहती है स्ट्रेटेजी के हिसाब से अचीव करना, मतलब मिशन, उसका गोल्स क्या है, ठीक है, तो वो डायमेंशंस। अब गोल्स को अचीव करने के लिए हमने क्या टारगेट, बेंचमार्क क्या बनाया है, नहीं भी भाई आपने, आपको ये कहते हैं ना कि भाई नॉर्मल भाषा में कि ये रैंक हमारा टारगेट है, ठीक है, रैंक हमारा गोल्स है, तो उसके लिए आपने बेंचमार्क भी तो बनाया होगा कि मुझे इतना पढ़ाई करनी है, नहीं मुझे ऐसे काम करना है, ठीक है। तो अब उन स्टैंडर्ड्स के लिए आप एम्प्लॉय को क्या रिवार्ड दे रहे हो, जब रिवार्ड एम्प्लॉय को दोगे तभी तो मोटिवेट होगा, तभी तो वो उत्साहित होगा, तभी तो वो मन लगा के काम करेगा, ये कहना चाहते हैं, तो लिंक हुआ, ठीक है। डायमेंशन मींस व्हाट आर द गोल्स जो कंपनी अचीव करना चाहती है स्ट्रेटेजी के हिसाब से। अब इसमें 2 पार्ट्स आते हैं, डिटरमिनेंट्स और रिजल्ट, यानी कार्य, मतलब काम फिक्स करो ना कि ये काम होने चाहिए तभी तो परिणाम आएगा, ठीक है। डिटरमिनेंट्स में एक्टिविटीज व्हिच इन्फ्लुएंस द रिजल्ट। अब डिटरमिनेंट्स में ध्यान से देखो, क्वालिटी, इनोवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, क्या क्या कहते हैं, क्वालिटी, इनोवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ठीक है। रिजल्ट्स में फाइनेंशियल और कॉम्पिटिटिव, क्लियर पार्ट में। अब आते हैं बात स्टैंडर्ड, 1 मिनट, स्टैंडर्ड में क्या कहेंगे हम, ओनरशिप, इक्विटी, अचीवेबल, एक्सप्लेन करता हूं। रिवार्ड्स में मोटिवेशनल होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए और कंट्रोलेबल होना चाहिए। देखो डिटरमिनेंट्स मतलब एक्टिविटी, क्या कहते हैं, क्वालिटी, ये कहते हैं कि सर क्वालिटी शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द आइज ऑफ कस्टमर, यानी आप क्वालिटी हाई रखो, ठीक है, हाई मतलब हमें ऐसा सिस्टम बना लेना चाहिए ताकि कंपनी में हाई क्वालिटी मेजर्स, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को हम ध्यान में रखें, और अगर नॉन कंप्लायंस है तो उसको रिव्यू किया जाए। मतलब एक कंपनी है, उसके अलग अलग ब्रांचेस हैं, अलग अलग स्टोर्स हैं, तो हर स्टोर्स में क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाना चाहिए, तो हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड शुड बी सेट, क्लियर पार्ट भी। और अगर हम नहीं फॉलो कर रहे हैं तो इट मस्ट बी रिव्यूड, क्लियर पार्ट भी, तभी तो होगा। इनोवेशन मतलब नयापन, ठीक है। अब ये नहीं है कि एक बार आपने कुछ नयापन कर दिया, इनोवेशन इसका मतलब है कि मोनोटोनस वर्क नहीं होना चाहिए, हर प्रोडक्ट में नए नए फीचर्स आप जोड़ते रहो, न्यू एडवेंचर करते रहो। मान लो कोई रेस्टोरेंट है तो उसमें नई नई डिश इंट्रोड्यूस करते रहो, न्यू एडवेंचर करते रहो, और ये नहीं एक बार आपने एडवेंचर करा, अरे सर कस्टमर का फीडबैक अच्छा नहीं आया, छोड़ो अब आगे से नहीं करेंगे, नहीं, इट शुड बी ऑन कंटीन्यूअस, लगे रहो, ठीक है। तो इनोवेशन शुड नॉट बी ए वन टाइम, इट शुड बी ए कंटीन्यूअस बेसिस, यानी न्यू डिशेस बनाते रहो। मतलब अगर कोई रेस्टोरेंट है, हॉस्पिटल है मान लो, तो उसमें नए नए तरीके से, मतलब किस तरह से हम ऑपरेट करें, किस तरह से क्या क्या हम न्यू मेथड्स डेवलप करें ताकि पेशेंट की रिकवरी जल्दी हो, समझ गए, ये कहना चाहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हर एम्प्लॉय चेंज जल्दी कर पाए, मतलब हाउ फ्लेक्सिबल दे आर, हम कस्टमर के ऑर्डर, कस्टमर की कंप्लेंट को कितना जल्दी हम सॉल्व कर पाते हैं, हाउ फ्लेक्सिबल। मतलब एक प्रोडक्शन स्टाफ है,
तो वो एक काम से दूसरे काम में कितना जल्दी हो पाएगा। जैसे हमने एक बार कहा था, देखो सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग कहा था, ठीक है, कि भाई कटिंग का काम है, स्टिचिंग का काम है, पैकिंग का काम है, तीनों काम एक ही वर्कर से करा लो ना, फिर अगले पे शिफ्ट करें। जस्ट इन टाइम में भी ये कहा था। तो अगर एक वर्कर को हम सारे काम ट्रेन करके सिखा देंगे तो क्या होगा कि वो जल्दी से फ्लेक्सिबल होगा चेंज करने में। समझ में आ गया? जैसे रेस्टोरेंट है, तो अब शेफ है, तो अगर हम उसको ये कहेंगे कि भाई ये डिश बना दो, देखो सर मैं जरा सीख लूं इसको, इसकी रेसिपी क्या है, नहीं तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। तो फिर हम उसकी मतलब फिर हमारे लिए परफॉर्मेंस थोड़ा टाइम ले जाएगा। तो इसका मतलब उसमें इतनी ट्रेनिंग, इतनी नॉलेज, इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि वो बहुत जल्दी से उस काम को कर सके, यानी अडॉप्टेबिलिटी। क्लियर है? मतलब इजी टू शिफ्ट, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, प्रोडक्टिविटी, कि हम वेस्ट ना करें। राइट? अब जैसे मान लो रेस्टोरेंट की बात करें तो मटेरियल वेस्ट ना हो, जितना ऑर्डर दिया जाए उस हिसाब से प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग है तो मटेरियल अननेसेसरी वेस्ट ना किया जाए, मतलब हम अपने रिसोर्स को इस तरह से यूटिलाइज करें कि हम वेस्ट ना करें, मटेरियल हैंडलिंग प्रॉपर रखें। ये हमारे क्या होनी चाहिए? एक्टिविटीज होनी चाहिए। क्लियर पार्ट भाई? हाई प्रोडक्टिविटी। परिणाम, इनका ये हमारे सारे काम हमारे परिणामों को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो रिजल्ट हमारा क्या कहते हैं? केपीआई भी कहते हैं हम इसको। इसको क्या कहते हैं हम? केपीआई। केपीआई समझते हो ना? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। कैसे पता लगेगा कि आप काम ठीक कर रहे हो? ठीक है, क्या भाई आप कह रहे हो क्वालिटी ठीक है, कैसे पता लगेगा? नहीं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब अगर हमारा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, अगर हमारा मार्केट शेयर बढ़ गया, दूसरे के कस्टमर हमारे पास आए, तभी तो कहोगे हाँ भाई अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि क्वालिटी शुड बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ कस्टमर। तो अगर हम जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, आरओआई, ये हमारी ज्यादा कंपैरेटिव पीछे से ज्यादा अच्छी है, मार्केट शेयर ज्यादा अच्छा है, इट मींस हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है। राइट भाई? या हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो आरओआई है वो ज्यादा अच्छी आ रही है पहले के कंपैरेटिवली। क्लियर? कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस, मतलब हम अपने प्रोडक्ट में कितना डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, हम दूसरे से कितना बेहतर कर पा रहे हैं। ठीक है? यहां पर हम और दोबारा कह सकते हैं मार्केट शेयर, कि हम मतलब हम अपने प्रोडक्ट में कितना डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं ताकि दूसरे से हम बेहतर दिख पाए। ये कहलाता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। क्लियर बात? अब आता है स्टैंडर्ड, मतलब क्या टारगेट, क्या बेंचमार्क सेट करो कि मुझे ये अचीव करना है। ठीक है? तो स्टैंडर्ड शुड बी सेट। कितने स्टैंडर्ड आपने सेट किए हुए हैं, तभी तो हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट करेंगे। राइट? इसमें आता है ऑनरशिप, इक्विटी, अचीवेबल। ठीक है? ऑनरशिप का मतलब होता है कि एक तरीके से कि हर एम्प्लॉइज को हम ये कह दें कि भी तुम अपना टारगेट खुद सेट करो, ना कि हम आपके पर इंपोज करें। ठीक है? मतलब हर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर दी जाए कि भाई एडवर्टाइजमेंट है तो उस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी जाए कि आपको इतना एडवर्टाइजमेंट करना है, इतनी सेल बढ़ानी है। ठीक है? सेफ है, उसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपको ये डिशेस इतने टाइम में आपको बनानी है। ठीक है? ऑर्डर टेकिंग डिपार्टमेंट है, जैसे रेस्टोरेंट में बात करें कि इतने ऑर्डर आपको लेने हैं, यानी हर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग डिफाइन कर दी जाए। मैन्युफैक्चरिंग है तो परचेज डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग डिफाइन कर दी, सेल्स डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग डिफाइन कर दी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग डिफाइन कर दी कि वो सही परचेज करे, वो सही गुड्स बनाए और वह सही गुड्स बेचे। इक्विटी, इसका मतलब है ओनरशिप। क्लियर हो गया? एवरी डिपार्टमेंट हैड इट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड। ठीक है? इक्विटी मतलब, इक्विटी का मतलब समानता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं, भेदभाव नहीं। मतलब एक एम्प्लॉय को तो मैंने ज्यादा टारगेट दे दिया, दूसरे एम्प्लॉय को कम टारगेट दिया, तो वो क्या होगा? डिससेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। मतलब स्टैंडर्ड शुड बी सेट ऑन इक्विटेबल बेसिस, फेयर बेस होना चाहिए, बायस नहीं हो। ठीक है? कि भाई आपने एडवर्टाइजमेंट वाले को तो टारगेट ज्यादा दे दिया, सेल्स वाले को, और शेफ को कहा तू ठीक है यार, जैसा तेरा मन करे वैसा काम करते रहे, तो फिर वो अचीवेबल, मतलब वो बात वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब हर एम्प्लॉइज को आप काम बराबर बराबर दो, किसी के साथ भेदभाव मत करो। भाई जैसे आप कहते हो, एक नॉर्मल मैं एग्जांपल लूं कि भाई हमारा प्रोफेशनल फर्म का ऑफिस है, ठीक है, 4 आर्टिकल हैं, तो एक आर्टिकल को तो कह दिया ठीक है यार तू ना जब तेरा मन करे जब आ, जब तेरा मन करे जब जा, और दूसरे के ऊपर बर्डन डाल दिया नहीं तुझे आज इतनी टन तैयार करनी करनी है, तो ऐसे फिर वो काम नहीं हो पाएगा। इसका मतलब सब एम्प्लॉइज को, सब स्टाफ को बराबर बराबर आप काम दो। ठीक है? अचीवेबल यानी वो टारगेट सेट करो जो अचीव हो पाए। अब जैसे मान लो स्टूडेंट है, एक अलग से एग्जांपल दें तो उसको पहले 100 में से 40 मार्क्स आते थे, अब हमने उसको ये कहा कि भाई तुम 90 ले आओ, तो वो तो मतलब
उसका मोटिवेट खत्म हो जाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा। तो हम ये कहेंगे ना कि ठीक है भैया पहले 50 लाओ, ठीक है, फिर उसके बाद 60, फिर उसके बाद 70, यानी वो अचीवेबल होगा टारगेट। तो टारगेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अचीवेबल ना हो। अब जैसे मान लो रेस्टोरेंट है, ठीक है, हम ऑर्डर टेकिंग वाले को कह दें कि देख भाई कस्टमर जैसे ही ऑर्डर दे तो 0 वेटिंग टाइम होना चाहिए, वो कहेगा सर पॉसिबल ही नहीं है, मतलब होगा ही नहीं ना। तो वेटिंग टाइम होगा पर वो कम से कम होना चाहिए, समझ गए? तो इट मस्ट बी अचीवेबल, तभी वो एक्टिवेट हो पाएगा, तभी वो क्रियान्वित हो पाएगा। समझ में आया की बात? रिवार्ड, रिवार्ड में हम क्या कहते हैं कि भाई मोटिवेट करने के लिए कि भाई एम्प्लॉइज मन लगा के काम करें, ना कि टाइम के हिसाब से काम करें। तो रिवार्ड शुड बी मोटिवेटेड टू एम्प्लॉइज टू अचीव द स्टैंडर्ड, ठीक है। इट मस्ट बी, सबसे पहले क्या करेंगे, मोटिवेटेड। मोटिवेटेड का मतलब क्या होगा, मतलब आप सोचो एम्प्लॉय को, मैं प्रोडक्शन मैनेजर की बात करूं कि भाई प्रोडक्शन मैनेजर को ये कहें कि तुम 10% के 5% बोनस मिलेगा, वो कहेगा सर रखो अपने पास ही, नहीं, तो उससे वो मोटिवेट नहीं होगा ना। अगर मान लो किसी एम्प्लॉय के पास कार है, हम उसको कहें तू इतना टारगेट अचीव कर, हम तुझे साइकिल देंगे, तो कर भैया रखो अपने पास। अब जिसके पास साइकिल है उसको स्कूटर दोगे, स्कूटर वाले को कार दोगे, तो वो मोटिवेट होगा। मतलब ऐसा दो ताकि वो उस जिस लेवल का है उससे ज्यादा उसको दोगे, तब वो मोटिवेट हो पाएगा। क्लियर? मतलब इट शुड बी सम सब्सटेंशियल, ठीक है, बोनस शुड बी सम अमाउंट, ताकि वो उसको लगे कि हाँ मुझे कुछ मिल रहा है, ठीक है। क्लैरिटी, अब जो भी आप देना चाहते हो कि भाई तू ये काम करेगा तो ये बोनस मिलेगा, ये काम करेगा तो ये बोनस मिलेगा, इट शुड बी क्लियरली कम्युनिकेटेड, कोई डाउट ना रहे। अच्छा ठीक है तुम कर लोगे तो हम आपको देख लेंगे, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा मोटिवेशन में हम ये भी कह सकते हैं कि भाई हम एम्प्लॉय को बोलते हैं कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो हम एम्प्लॉयज ऑफ द मंथ, हम आपके लिए एम्प्लॉयज ऑफ द मंथ एक आपकी फोटो लगाकर हम आपको अवार्ड देंगे, ठीक है। तो ये भी एक उसके लिए मोटिवेशन होगा, भले ही पैसे नहीं मिले, भले ही बोनस नहीं मिल रहा, बट उसके अंदर से उत्साह होगा कि हाँ मेरे मतलब मुझे पूछा गया है, मेरी एक वाही वाही हो रही है, ठीक है। क्लैरिटी, इट शुड बी क्लियर, कंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल मतलब सिंपल है कि हर एम्प्लॉय को उस काम के लिए बोनस मिले, उस काम के लिए पेनलाइज मिले जिस काम के लिए वो जिम्मेवार है। जैसे मान लो हम कहें परचेज मैनेजर है, अब परचेज मैनेजर को आपने कह दिया कि भैया प्राइस वेरिएंस 2 रुपए से खरीदना चाहिए, आपने 3 रुपए से खरीदा, आपकी सैलरी कटेगी। बट ये भी तो देखो क्या प्राइस गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से बढ़ गए हैं, क्या बाजार में नॉर्मल रेट ही बढ़ गया है, एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई, या सबकी फसलें खराब हो गई इस वजह से रेट बढ़े, तो फिर वो अनकंट्रोलेबल सिचुएशन है, उसके लिए उसको पेनलाइज मत करो। क्लियर बात भी? अब जैसे मान लो रेस्टोरेंट की बात करें, ठीक है, सैफ है, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है, सेल्स, तो अगर सेल्स डिपार्टमेंट ने मान लो गलत प्राइस कोट कर दी, मान लो बहुत हाई प्राइस कोट कर दी और सेल कम हो गई, तो अब सैफ को नहीं कह सकते भाई तूने क्वालिटी अच्छी नहीं करी थी इसलिए तुम्हें हमारा सामान बिका नहीं, तो उसके लिए वो कंट्रोलेबल नहीं है ना। तो जिस काम के लिए जो कंट्रोलेबल फैक्टर है उसको वहां बोनस मिलना चाहिए, वहां पैरालाइज होने चाहिए। क्लियर पार्ट भी? तो ये सारे हमारे पार्ट चलाते हैं बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में। अब इस पर केस स्टडीज है, फटाफट उसको कर लेते हैं, एक बार आप पढ़ लो जल्दी से, ग्रैब एंड कंपनी वाली, ठीक है, जल्दी एक बार रीड कर लो फिर मैं इसको कराता हूं। चलिए पढ़ लिया आपने, देखो, एडवाइज द पार्टनर हाउ द बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल एट ग्रैब एंड कंपनी शुड बी इंप्लीमेंटेड। ये पूछ रहा है ग्रैब एंड कंपनी जो एक रेस्टोरेंट है उसमें बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये बात कहोगे कि सर बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल इज डेवलप्ड बाय फिट्जगेराल्ड एंड मून, ठीक है। इट कंसिस्ट 3 ब्लॉक कॉल्ड बिल्डिंग डायमेंशंस, स्टैंडर्ड एंड रिवार्ड। डायमेंशंस को कहोगे गोल्स, जो कंपनी अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से सेट करती है, अचीव करना चाहती है, उनके लिए स्टैंडर्ड क्या सेट किए जाने चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए क्या रिवार्ड दिए जाने चाहिए ताकि एम्प्लॉय मोटिवेट हो, ओके। डायमेंशन में 2 आती हैं, एक्टिविटीज और रिजल्ट्स, ओके। अब एक्टिविटी में आते हैं डिटरमिनेंट्स। पहला क्वालिटी, इनोवेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और परिणाम फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। क्वालिटी हो गया क्लियर। अब ये आते हैं स्टैंडर्ड, ऑनरशिप, ठीक है। क्वालिटी स्टैंडर्ड कैसे होने चाहिए, ऑनरशिप, राइट, इक्विटी होनी चाहिए, अचीवेबल। रिवार्ड कैसे होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंट्रोलेबल होना चाहिए और मोटिवेट होना चाहिए। क्लियर बात? चलिए डिटरमिनेंट्स में एक्टिविटी, ध्यान देना क्वालिटी। अब क्वालिटी के लिए ध्यान से सुनो क्या कहते हैं, क्वालिटी शुड बी हाई, गुड टेस्ट होना चाहिए। ग्रैब एंड कंपनी को अपने क्वालिटी के बारे में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, अच्छा टेस्ट होना चाहिए, बेटर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए,
ठीक है, इट शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द आइज ऑफ द कस्टमर। हम नहीं कह सकते कि हम अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, ये कस्टमर बताएगा कि आप अच्छी क्वालिटी दे रहे नहीं दे रहे हो। क्वालिटी कंट्रोल शुड कवर ऑल ब्रांचेज एंड फ्रेंचाइजी, मतलब जितने भी ब्रांचेज हैं फ्रेंचाइजी सब पर क्वालिटी कंट्रोल लगना चाहिए। रिलायबिलिटी मतलब क्वालिटी का पता कैसे चलेगा बेसिकली कि हम अपने जो लॉयल कस्टमर हैं उनको सामान बेच रहे हैं और वो फिर आगे रेफर कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, अब क्वालिटी सर्विस के लिए हम अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। वो हम ऐसा सिस्टम डेवलप करें कंपनी में, हम ऐसी एक्टिविटीज करें जो हमें ये गारंटी दें कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट हो रहे हैं। वी शुड डेवलप ए सिस्टम विच एंश्योर्स दैट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर बीइंग मेट, और अगर नहीं हो रहे हैं तो नॉन कंप्लायंस को रिव्यू किया जाना चाहिए। हो गया क्लियर पार्ट? क्वालिटी के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर बीइंग मेट, हमें ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए। क्वालिटी शुड बी हाई, यानी हाई गुड टेस्ट और बेटर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए हमारी। क्लियर पार्ट भी क्लियर है? इसके लिए हम एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। ठीक है, और अगर क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो वो रिव्यू हो जाना चाहिए। क्लियर पार्ट भी? अगला आता है इनोवेशन। हो गया क्लियर? इनोवेशन यानी नयापन, मोनोटोनस वर्क नहीं कि भैया वही ट्रेडिशनल काम करते जा रहे हैं। तो इट शुड बी ऑन रेगुलर कंटिन्यूअस बेसिस, इट शुड नॉट बी ए वन टाइम एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करो रेगुलर बेसिस पर। अपने ग्रैब एंड कंपनी को ये करना चाहिए कि अपने मेन्यू में हर बार एक नयापन लाए, न्यू डिशेस ऐड करे। ठीक है, और इससे क्या होगा, कंपेटिटिव एडवांटेजेस मिलेगा। ओके, ये रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए और ये कस्टमर का फीडबैक भी हमें लेते रहना चाहिए। क्लियर पार्ट में? फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी हम क्या कहेंगे, स्टाफ कैन डू ईच वर्क एंड दे कैन चेंज इजिली। जैसे सीजनल, अब ग्रैब एंड कंपनी में क्या है, रेस्टोरेंट है, तो सीजनल डिशेस कैन बी प्रिपेयर्ड इजिली, नो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। अब जैसे विंटर है मान लो, तो विंटर में क्या होता है, सूप ज्यादा चलता है। ठीक, तो अब शेफ ये नहीं कहे कि सर अभी रुको मैं जरा सीख लूं, तो इसका मतलब वो उसको ऐसा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जो नई नई डिशेज है या सीजनल की वजह से चेंजेस आ रहे हैं, दे कैन डू इजिली। उसको पहले से इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो नए काम को या कोई भी दूसरा काम है वो इजिली कर पाए। दे आर सो ट्रेन्ड, दे आर सो स्किल्स, दे आर सो एजुकेटेड टू डू द एक्स्ट्रा वर्क, द न्यू वर्क इन इजी टाइम, इन लेस टाइम। क्लियर? रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इसमें क्या कहते हैं, गुड प्रोडक्टिविटी, यानी अच्छी प्रोडक्टिविटी, वेस्टेज कम हो, वेस्टेज कम हो मटेरियल की। यानी ध्यान से सुनो, ग्रैब एंड कंपनी में क्या कह सकते हैं हम, हाई टेबल ऑक्यूपेंसी रेट। हाई टेबल ऑक्यूपेंसी रेट मतलब जो ऑर्डर टेकिंग वाला डिपार्टमेंट है, ऑर्डर टेकिंग वाला स्टाफ है, वो देखे कि भाई किस टेबल पर हम क्या करें, हाई ऑक्यूपेंसी रेट। समझ रहे हो? अब जैसे रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहां पर 8 की टेबल लगी हुई है और एक जगह 4 की, एक के दो की। अब ये नहीं है ना कि भाई दो अगर कस्टमर आ रहे हैं तो उनको 8 वाली टेबल पे बैठा दो, तो 2 कस्टमर आ रहे हैं तो वहां बिठाओ जहां 2 की टेबल है, 8 को वहां बिठाओ जहां 8 की टेबल, ऑक्यूपेंसी पूरी रहे। क्योंकि अगर 2 को आपने 3 वाले पे बिठा दिया, मान लो 4 वाले पे बिठा दिया और फिर 4 वाले आएंगे तो थोड़ा आप उनको चेंज करोगे। तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन यानी वेस्टेज कम से कम, यानी कि उनको वेट करना पड़े। क्लियर पार्ट में? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, किसमें, ऑर्डर टेकिंग डिपार्टमेंट में और डिलीवरी में और जो स्टाफ है। अगर ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, डिले हो जाएगा, वेस्टेज होगा, कस्टमर भी वापस जा सकता है। क्लियर पार्ट भी? तो ये कहलाए हमारी एक्टिविटीज। हो गया क्लियर? एक बार फटाफट बता दूं, क्वालिटी, क्वालिटी शुड बी हाई। जितनी ब्रांचेज है, जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं, सब में हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड होना चाहिए, गुड टेस्ट होना चाहिए, बेटर प्रेजेंटेशन होना चाहिए। हम अपने रिलायबल कस्टमर को बेचें, इसके लिए हम भले हम अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दें, हम ऐसा सिस्टम डेवलप करें ताकि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करे और अगर नॉन कंप्लायंस है तो उसको रिव्यू करें। ठीक है, इनोवेशन वन टाइम नहीं है, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। नए डिशेज हमेशा अपने मेन्यू कार्ड में इंट्रोड्यूस करते रहने चाहिए। ठीक है, नए एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए, ये नहीं कि मोनोटोनस वर्क हो। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, हमारा स्टाफ हर काम को, चेंजेस को इजीली कर पाए, इतना ट्रेन होना चाहिए। सीजनल डिश कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली विदाउट एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, विंटर है, उसमें अगर मान लो कोई नया डिश आ रहा है तो वो बना सके। रिसोर्स यूटिलाइजेशन मतलब कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, किसमें, तीनों में, ऑर्डर टेकिंग डिपार्टमेंट, डिलीवरी और स्टाफ, ताकि कोई वेस्टेज ना हो टाइम की। ठीक है, हाई ऑक्यूपेंसी टेबल रेट मतलब जहां पर 8 की टेबल है वहां पर 8 कस्टमर को बिठाए, जहां पर 7 की टेबल है वहां 7 को बिठाए, जहां पर 2 की टेबल है वहां पर 2 को बिठाए। ओके, रिजल्ट। ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ध्यान से देखो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हम क्या कहना चाहते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो पार्टनर है इस केस में वो 25% का कैप रिटर्न चाहते हैं, बाहर से पैसा लाना नहीं चाहते।
हाँ दोस्तों ना, इसका मतलब है जो पहले उसको डिस्कस करें सिचुएशन में, पार्टनर्स जो हैं वो 25% रिटर्न चाहते हैं और बाहर से फंडिंग, वो एक्सटर्नल फंडिंग नहीं चाहते, शेयर इशू नहीं करना चाहते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं, ठीक है, बट कैश रिजर्व चाहते हैं। इसका मतलब जो प्रॉफिट वो कमा रहे हैं वो प्रॉफिट कैश में रखे, घर ना लेके जाए, मतलब वो कहते हैं कि हम अपने बलबूते पर कंपनी को चलाना चाहते हैं, तो यही प्रॉफिट घर मत लेके जाओ ना, प्रॉफिट को बिजनेस में रखो, ठीक है। और ये कहां से जज करेंगे? जीपी रेशियो से, ऑपरेटिंग रेशियो से, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से। क्लियर बात भाई? हाँ जी। कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस, कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? दूसरे से बेहतर, यानी अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करो, यानी अपने प्रोडक्ट में हेल्दी फूड लाओ, ठीक है, मेन्यू में चॉइस रखो, डिफरेंशिएट करो, ठीक है, अपने फ्रेंचाइजीज को बढ़ाओ, 10 फ्रेंचाइजी हैं 12 करो, ब्रांचेस 10 की जगह 12 15 करो, मोर ओपन सेंटर्स, ठीक है, तभी तो आप दूसरे से बेहतर कर पाओगे, ठीक है। इसके लिए कस्टमर का फीडबैक लो। हो गया क्लियर? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पार्टनर्स चाहते हैं 25% रिटर्न, बाहर से फंडिंग चाहते नहीं है, शेयर इशू करना चाहते नहीं है, अपने बलबूते पर बिजनेस चलाना चाहते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं, तो इसके लिए उनको क्या करना चाहिए? जो प्रॉफिट कमा रहे हैं घर ना लेके जाएं, उसी प्रॉफिट को बिजनेस में रखें ताकि कैश रिजर्व रेशियो बढ़ जाए, ठीक है। इसके लिए जीपी रेशियो, प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो हम मेंटेन करते हैं, देखते हैं कितनी कितनी हमारी आ रही है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब डिफरेंशिएट करें अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट में हेल्दी फूड रखें, ज्यादा मेन्यू कार्ड में चॉइसेस रखें, डिफरेंशिएट करें, ठीक है, ज्यादा फ्रेंचाइजीज खोलें, ज्यादा सेल सेंटर खोलें, तभी हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस। क्लियर बात बेटा? चलिए अब कहते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड में क्या कहते हैं हम? ऑनरशिप। ऑनरशिप बिल्कुल सिंपल है, मतलब पहली बात ये कहेंगे कि भाई हर एम्प्लॉइज को अपने आप बोलो कि तुम क्या काम करना चाहते हो, बट उसकी आप सहमति लो, ना कि उस पर इंपोज करो, ओके। मतलब ये भी कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी असाइंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी डिफाइंड क्लियरली, ओके, ताकि कोई डाउट ना रहे। आप जैसे मान लो ऑर्डर टेकिंग डिपार्टमेंट का हेड है, उसको हम क्या कहेंगे? रिवेन्यू के लिए आपकी जिम्मेवारी रिवेन्यू है, आपकी जिम्मेवारी है जीरो कस्टमर का वेटिंग टाइम कम से कम हो। सेफ है, उसको क्या कहेंगे? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर देंगे, डिफाइन कर देंगे क्या कि भी फूड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ऑनेस्टी मतलब डिफाइन करो हर एक की जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी डिफाइंड फॉर ईच एंड एवरी स्टाफ। मतलब जो ऑर्डर टेकिंग डिपार्टमेंट है उसको बोलो कि कस्टमर का वेटिंग टाइम तुम्हारी जिम्मेवारी है, सेफ है, क्वालिटी के लिए उसको जिम्मेवार ठहरा दो, ठीक है। अब जो आपका हर ब्रांच, हर फ्रेंचाइजी है, उसके मैनेजर को वहां के ऑपरेशन की जिम्मेवारी दे दो कि तुम जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगी उसके लिए तुम जिम्मेवार हो, कोई भी एरर होगा, फ्रॉड होगा, उसकी जिम्मेवारी आपकी, यानी यू आर द ऑनर, यू आर अकाउंटेबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी ऑपरेशन। सेफ को क्या बोलोगे? क्वालिटी के लिए आप जिम्मेवार हो। ऑर्डर टेकिंग डिपार्टमेंट को क्या बोलोगे? आप कस्टमर वेटिंग के लिए जिम्मेवार हो। क्लियर है? यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी क्लियरली डिफाइंड। इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या कहते हैं हम? हाँ जी, इक्विटी मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी आपका भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। इक्वल चैलेंज हो सबके लिए। एडवर्टाइजिंग स्टाफ है, एडवर्टाइजमेंट स्टाफ है, उसको बोलो कि आप प्रॉपर, ये आपके लिए टारगेट है, जितना टारगेट, जितनी कैपेबिलिटीज आप एडवर्टाइजमेंट वालों को दे रहे हो, उस हिसाब से डिलीवरी स्टाफ को दो, उस हिसाब से ऑर्डरिंग स्टाफ को दो, किचन स्टाफ को दो, यानी हर स्टाफ को इक्वल टारगेट दो, किसी एक को ज्यादा किसी एक को कम मत दो। क्लियर? अचीवेबल मतलब अब आप ये कहोगे टारगेट स्टैंडर्ड शुड बी अचीवेबल, ठीक है। अगर आप ये कहोगे कि भाई ऑर्डर टेकिंग वाले को कस्टमर वेट ना करे, 0%, 0 वेट टाइम कस्टमर का हो, तो पॉसिबल ही नहीं है, वो अचीवेबल ही होगा, वो डिमोटिवेट हो जाएगा। अगर टारगेट बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, तो स्टाफ विल गेट डिमोटिवेटेड, और अगर टारगेट बहुत कम होंगे तो परफॉर्मेंस बाइज हो जाएगी। यानी टारगेट हमारे कैसे होने चाहिए? नॉर्मल, अचीवेबल होने चाहिए। ओके, क्लियर हो गया? ऑनरशिप, इक्विटी, अचीवेबल। चलिए अभी रिवाइज करते हैं दोबारा। अब आते हैं रिवार्ड्स, ठीक है। रिवार्ड्स कैसे होने चाहिए आपके? रिवार्ड्स कैसे होने चाहिए आपके? सबसे पहला मोटिवेटेड, क्लियर और कंट्रोलेबल। मोटिवेटेड का मतलब क्या हुआ? रिवार्ड शुड बी हाईली मोटिवेटेड टू अचीव द स्टैंडर्ड। अब मान लो जिसके पास कार है उसको बाइसिकल मत दो, ये कहना चाहते हैं। बोनस शुड बी एक सब्सटेंशियल परसेंटेज, ये फिक्स भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। अब जैसे मान लो सैफ है, उसको ये कहो कि भैया तेरी क्वालिटी अच्छी होगी तो सेल बढ़ेगी, हम आपको बोनस भी देंगे। ब्रांच मैनेजर है, ठीक है, उसको क्या बोलोगे? तेरे को तुम्हारा ऑपरेशन अगर अच्छा होगा, सुनो जैसे हमने कह दिया ना इक्विटी, ये ऑनरशिप, कि ब्रांच मैनेजर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? ऑनर, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? ऑपरेशन की।
अगर आपका ऑपरेशन अच्छा होगा तो आपको एम्प्लॉइज ऑफ द मंथ, यानी जिस ब्रांच मैनेजर में ज्यादा ऑपरेशन अच्छा होगा, जहां पर कोई एरर नहीं आएगी, जहां पर कोई फ्रॉड नहीं होगा, तो वहां पर उसको एम्प्लॉइज ऑफ द मंथ का रिवार्ड दे दो। क्लियर बात भी। ऐसे एडवर्टाइजमेंट स्टाफ को बोलो कि तुम्हारी अगर इतनी सेल्स से ज्यादा हुई तो आपको बोनस देंगे, विच मे बी परसेंटेज ऑफ सेल्स, इट मे बी ए फिक्स अमाउंट, हो सकता है पर यूनिट भी हो। ठीक है, तो ये हमारा मोटिवेटेड पार्ट हो गया। क्लियर, मतलब मोटिवेशन मिलना चाहिए। जैसा हम एक भी जैसे कहते हैं प्रोडक्शन मैनेजर, भाई आपने रोमन सिस्टम होलसेल सिस्टम की जितना टाइम बचाओगे आधा आधा आपका आधा हमारा, ये नहीं कहोगे ना टाइम बचाओगे तो 2 रुपए आपके 8 रुपए हमारे। ठीक है, क्लियरिटी, इट शुड बी क्लियर, मतलब मतलब जो रिवार्ड है इट शुड बी क्लियरली कम्युनिकेटेड टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉय कि आप ये काम करोगे तो ये बोनस मिलेगा, ये काम करोगे तो ये बोनस मिलेगा। क्लियर है। ऑर्डर टेकिंग वालों को बोलोगे कि कस्टमर का टाइम कम होगा, रिड्यूस होगा, तो आपको उतना बोनस मिलेगा। इट शुड बी क्लियर टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉय। कंट्रोलेबिलिटी, किसी भी एम्प्लॉय को उस काम के लिए पेनलाइज किया जाए जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। अनकंट्रोलेबल फैक्टर शुड बी एलिमिनेटेड। मतलब अगर स्टाफ है उसको ये नहीं कह सकते कि भाई आप सेल्स आप प्राइस, मान लो हमारे पास 2 डिपार्टमेंट है, सैफ और सेल्स डिपार्टमेंट। अब सेल्स डिपार्टमेंट ने गलती करी कि हाई प्राइस रख दी जिस वजह से सेल कम हुई, और सैफ ने क्वालिटी अच्छी बनाई, तो आप सैफ डिपार्टमेंट को ये नहीं कह सकते कि आपकी वजह से सेल कम हुई, क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट ने प्राइस गलत रखी, इस वजह से रिवेन्यू कम हुई। क्लियर पार्ट। तो जो गलती जिस डिपार्टमेंट की है उसको पेनलाइज करो, ये कहलाएगा कंट्रोलेबिलिटी। हो गया क्लियर। दोबारा करें, ऑनरशिप यानी क्लियरली डिफाइंड हो, हर एक डिपार्टमेंट की अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर डिफाइंड हो, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। मतलब ब्रांच मैनेजर को ऑपरेशन के लिए ठहरा दो, स्टाफ को क्वालिटी के लिए, एडवर्टाइजमेंट को सेल्स के लिए। इक्विटी, हर एक का टारगेट बराबर हो, किसी एक का टारगेट कम, किसी एक का टारगेट ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगी। ठीक है। अचीवेबल, टारगेट शुड बी अचीवेबल, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप 0% यानी 0 वेटिंग टाइम दे दो, उससे क्या होगा, डिमोटिवेट होगा। तो टारगेट ना तो कम होने चाहिए ना ज्यादा होने चाहिए, ज्यादा होंगे तो नॉट अचीवेबल हो जाएंगे, कम होंगे तो वो क्या होंगे, परफॉर्मेंस बाइस हो जाएगी। ठीक है। रिवार्ड्स मस्ट बी मोटिवेटेड, यानी रिवार्ड्स इतने होने चाहिए कि वो मोटिवेट हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोनस बहुत कम हो, फिक्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट स्टाफ है उनको बोनस दे सकते हो सेल पर, ब्रांच मैनेजर है उनको बोनस दे सकते हो, उनको एम्प्लॉइज ऑफ द मंथ के हिसाब से डिक्लेयर कर सकते हो कि जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसको हम एम्प्लॉइज ऑफ द मंथ का नाम देंगे। ठीक है। कंट्रोलेबल, जो जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए पेनलाइज हो, उसी के लिए बोनस मिले। अगर सेल्स डिपार्टमेंट ने ज्यादा प्राइस रख दी और सेल्स कम हुई तो उसके लिए सैप को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। हो गया क्लियर बेटा, फटाफट रिवाइज करा दूं जल्दी से। देखिए, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, डायमेंशन, स्टैंडर्ड और रिवार्ड। डायमेंशन का मतलब क्या गोल्स रखना चाहते हो जो अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से मीट करे। ठीक है, उसके लिए स्टैंडर्ड सेट करो, टारगेट सेट करो, बेंचमार्क बनाओ, उसके लिए एम्प्लॉइज को मोटिवेट करो, रिवार्ड दो, तभी वो अचीव कर पाएंगे, तभी वो देन सो दैट दे कैन डू द वर्क बाय टाइम नॉट बाय दे कैन डू द वर्क बाय हार्ट नॉट बाय टाइम। वो मन लगा के काम करेंगे, ये नहीं कि 10 से 6 काम करना है। सबसे पहला डिटरमिनेंट्स, एक्टिविटीज, एक्टिविटीज इन्फ्लुएंस द परिणाम, रिजल्ट। क्वालिटी, यानी क्वालिटी हमारी स्टैंडर्ड होनी चाहिए, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हमारा होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होगा तभी तो हम कहेंगे कि भाई ज्यादा सेल होगी। ठीक है। रिलायबिलिटी होनी चाहिए, हर ब्रांचेस में अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। वी शुड, हमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए जो ये इंश्योर करे कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट हो रही हैं, और अगर नहीं हो रहे, नॉन कंप्लायंस है, तो उसको रिव्यू होना चाहिए। ठीक है। गुड टेस्ट, बेटर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। इनोवेशन, एक टाइम वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है, रेगुलर एक्सरसाइज है, यानी मेन्यू में हर बार हमारे नए नए डिश होनी चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, और ये रेगुलर बेसिस पर हो। ठीक है। न्यू फीचर्स ऐड होने चाहिए प्रोडक्ट में, न्यू डिजाइन होने चाहिए। क्लियर है। ये हम कस्टमर फीडबैक के हिसाब से भी चेंज करते रहे। मान लो आपने नई डिश ऐड करी, कस्टमर ने मना कर दिया, तो दोबारा दूसरी ऐड करो। फ्लेक्सिबल, मतलब आपका स्टाफ इतना फ्लेक्सिबल हो कि नए चेंजेस को इजीली अडॉप्ट करे विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ठीक है। मतलब जैसे विंटर है तो न्यू जो दूसरी डिशेज आएंगी उसको बनाने में टाइम वेस्ट ना करे। ठीक है। सीजनल डिशेज कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली, नो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, इज नो एक्स्ट्रा टाइम रिक्वायर्ड। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यानी गुड प्रोडक्टिविटी, वेस्टेज कम से कम हो, हाई टेबल ऑक्यूपेंसी हो, यानी जहां पर जितने कस्टमर बैठ सकते हैं वहां पर उतने कस्टमर बिठाए। ठीक है, ताकि ऑर्डरिंग और डिलीवरी स्टाफ में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहे। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब आरओआई, पार्टनर ही चाहते हैं अपने दम पर बिजनेस को चलाना, बाहर से फंडिंग चाहते नहीं है, शेयर इशू करना चाहते नहीं है, कैश रिजर्व रेशो बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा उनको, जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो घर ना लेके जाएं। ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के थ्रू हम इसको मेजर कर सकते हैं, जीपी रेशियो, प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस, यानी अपना
दूसरे से बेहतर हो, अपना दूसरे से बेहतर हो, राइट भाई, डिफरेंशिएट करो अपने प्रोडक्ट में, ठीक है, अपने प्रोडक्ट में क्या करो आप, डिफरेंशिएट करो, ओके, तभी तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस आप ले पाओगे। अपने अगर हम अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो फिर हम दूसरे से पीछे रह जाएंगे। क्लियर बात? ओनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी डिफाइंड, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हमेशा क्या करो, डिफाइन करो हर एक की, जो काम जिसके लिए, यानी ब्रांच मैनेजर है उसको ऑपरेशन के लिए ठहरा दो, ठीक है, सेल्स मैनेजर है सेल्स के लिए, शेफ को क्वालिटी के लिए, इक्विटी, हर डिपार्टमेंट की, हर स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर बराबर टारगेट दो, किसी एक को ज्यादा किसी को कम नहीं दोगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। अगर टारगेट कम होंगे तो बाइस्ड होगा, परफॉर्मेंस मेजर नहीं हो पाएगी, ज्यादा होंगे तो अचीव नहीं होगा, डिमोटिवेट होगा। आप जैसे आप ऑर्डर टेकिंग वाले को बोल दो 0% वेटिंग टाइम, तो वो अचीव नहीं हो पाएगा, नहीं सर इतना तो हो ही नहीं सकता ना, कुछ तो टाइम वेट करेगा, ऑर्डर लूंगा, तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए, ठीक है। रिवार्ड, इट मस्ट बी मोटिवेटेड, क्लियरिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी का मतलब अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने प्राइस ज्यादा कोट कर दी और सेल्स कम हुई तो उसके लिए मैं स्टाफ को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकता। इट मस्ट बी क्लियर, ये क्लियरली कम्युनिकेटेड हो हर एक एम्प्लॉइज को, हर स्टाफ को, हर ब्रांच मैनेजर को, आप ये काम करोगे तो आपको ये फायदा मिलेगा, ये बोनस मिलेगा, और इट शुड बी मोटिवेटेड, ऐसा नहीं हो कि वो डीमोटिवेट हो जाए, ठीक है, कि भाई जितना उसको बोनस आप दोगे ताकि वो उसको लगे कि हाँ कुछ हैंडसम बोनस उसको मिल रहा है। क्लियर पार्ट भी, चलो हो गया क्लियर।